जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो सेशन है हमारा वो है कि हम जर्मनी में स्कॉलरशिप के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया क्या है और कैसे हंट करेंगे। बेसिक चीज़ें ये है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हंटिंग का ही ज़्यादातर कन्फ्यूजन होती है कि हम किस तरह स्टूडेंट स्कॉलरशिप को जो है वो अप्रोच करें। तो आज हमारे पास हैं रियाज भाई। अ, तो इन्होंने बैचलर, अभी इनसे हम इनके जो है एजुकेशन के बारे में इनसे पूछेंगे, लेकिन ये कि ये यहाँ पे अभी पीएचडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे यहाँ पे आए हैं। तो अभी इनसे हम डिस्कस करते हैं और फिर लास्ट पे हम जो भी क्वेश्चनिंग होगी वो इनसे करेंगे। तो जी रियाज भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया। रियाज भाई, सबसे पहले आप हमें अपना जो है एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में ज़रा बताएं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मेरा नाम रियाज तबस्सुम और मैं अभी करंटली जो है पीएचडी इन प्लांट पैथोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन इससे कर रहा हूँ। और मेरा ये पहला साल ही है इधर। मैं नवंबर में आया था इधर से। तो ये फैकल्टी मतलब एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट प्लांट पैथोलॉजी। और मेरा बैकग्राउंड तो वैसे पैथोलॉजी का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन असल में मेरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का था। तो इनका काम भी सारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का है। डिपार्टमेंट नाम प्लांट पैथोलॉजी है। तो इधर बेसिकली फंगस पे काम करें। एस्ट्रेलागोमेटिस के नाम से है। ये बेसिकली मेज को इन्फेक्ट करती है। तो उसी की जो डिफरेंट जीन्स हैं जो कि सिक्रीट होते हैं और इन्फेक्शन पाथवे में इन्वॉल्व हैं। तो बेसिकली उनकी फंक्शनल करेक्टराइजेशन पे काम कर रहे हैं। और मैंने बीएस किया है, बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। और मेरा एमफिल भी जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से है। और ये बायोकेमिस्ट्री में मैंने किया है 2020 में। उसके बाद फिर मैंने तो दो कुछ अर्सा जो है इधर प्रिसीजन एग्रीकल्चर लैब में काम किया है, कैस में। यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद है। वहाँ पे भी मेरी जो बेसिकली बायोइन्फॉर्मेटिक्स डोमेन थी, जहाँ पे डिफरेंट जीन फैमिलीज ऑफ द प्लांट्स को फंक्शन करेक्टराइजेशन पे काम कर रहे थे, जो कि एबायोटिक स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करती हैं। तो बेसिकली सारा ये इन सिलिको कोई काम था, इसमें वेट लैब का कोई पार्ट नहीं था। और उसके बाद से फिर मैं इधर पीएचडी में आ गया। चलिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपने लास्ट ईयर आई थिंक आपने ज्वाइनिंग की है यहाँ पीएचडी में। जी जी, मैं इधर अक्टूबर में आ गया था। हाँ। और नवंबर से मेरा 1 नवंबर से स्टार्ट हुआ है कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, तो अभी आप ना हमें सबसे पहले ये बताएं कि स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया बेसिकली क्या होता है जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में जो नॉर्मली दो तरह की स्कॉलरशिप्स ऑफर होती हैं। एक तो वेल रिनाउंड है डार्ट स्कॉलरशिप, कभी आपको आइडिया है, और एक और नाम की होती है हेनरी बोल्ट फाउंडेशन के नाम से। लेकिन उसका जो क्राइटेरिया थोड़ा टफ होता है। तो ये जो आपने स्कॉलरशिप अचीव किया, इस बारे में हमें बताएं। जस्ट अ मिनट, मैं ना ये विंडो बंद कर लूँ, बाहर मशीनरी चल रही है। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि मैं जो है ना इस वक्त जो है बेसिकली एक तो डिस्कस करूंगा पीएचडी के हवाले से मेनली। और मेनली में भी जैसा कि नॉर्मली जर्मनी में टू टाइप्स हैं स्कॉलरशिप कह लेंगे। एक तो जैसा कि डॉट या दूसरा आपने जो नाम बताया स्कॉलरशिप्स बेस होती हैं, जो कि फंडिंग एजेंसी बेसिकली फंड कर रही होती हैं। हम्म। और सेकंड जो है बेसिकली आपका जो है वो पीएचडी पोजीशंस होती हैं जर्मनी में, जो बेसिकली प्रोजेक्ट बेस होती है। मतलब हर सुपरवाइजर के पास प्रोजेक्ट होता है। और उसकी लैब के कह लेंगे फैसिलिटीज़ के लिहाज से उसके पास जितने नंबर ऑफ पीएचडीज अलाउ होते हैं, तो वो उसको कह लें कि अगर एक दो जा रहे हैं तो उसी लिहाज से वो कोई नया प्रोजेक्ट हायर करते हैं, तो उसमें उनको न्यू स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, तो उस लिहाज से वो पीएचडी पोजीशन जो है वो अनाउंस करते हैं। हम्म। तो ये टोटली डिफरेंट है स्कॉलरशिप से, कि जैसा कि डार्ड है या एचईसी की स्कॉलरशिप जो फंडिंग करती हैं, उसमें उनका पूरी स्कॉलरशिप्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मतलब जैसा कि मसलन नाइट्स चाहिए, आपकी ये डिग्री हो, ये सीजीपी हो, तो उनकी डिफरेंट थ्रेश होल्ड होती हैं। लेकिन इस वाली कैटेगरी में ये बिल्कुल नहीं है। इसको नॉर्मली तो बोलते हैं पीएचडी पोजीशन, ओपन पीएचडी पोजीशन बोल हैं, रिसर्च असिस्टेंट बोल, पीएचडी रिसर्च असिस्टेंट बोलते हैं। और इसमें बेसिकली ये स्कॉलरशिप नहीं है, इसको आप कह लेंगे ये एम्प्लॉयमेंट है। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एज ए एम्प्लॉई कॉन्ट्रैक्ट होता है यूनिवर्सिटी के साथ। जैसा कि मैं हूँ मिसाल के तौर पे, तो मेरा यूनिवर्सिटी बोन के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। और इसको पीएचडी के लिए मतलब इनका जो वो लेवल लेवल बोलते हैं TVL 13, हम्म। इनका स्केल है जो पीएचडी वालों को ऑफर करते हैं। और मोस्टली जो है ये 65% ऑफर करते हैं। मतलब पोस्ट डॉक वालों को 100% ऑफर करते हैं। उसमें डेफिनेटली उनका जो वर्किंग टाइम है वो भी ज़्यादा होता है। और उनकी पे कह लें या उनकी अलाउंस कह लें वो भी ज़्यादा होता है, वो 100% होता है। मसलन अभी मेरा जैसे कि 65% है। तो इसकी जो ग्रॉस अगर मैं बात करूं इनकम की, तो ये बनती है 2,930
अगर आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं, अगर आप एमफिल से डायरेक्ट पीएचडी में आ रहे हैं तो आपका जो फर्स्ट लेवल कह लें कि ज्वाइनिंग का काउंट होगा, तो उसमें 2,930 यूरो बनते हैं पर मंथ, जो कि आपको एज एज अ पे मिलते हैं, ओके। स्कॉलरशिप नहीं नहीं। तो इसका जो, जैसा कि मैंने जो फॉलो किया प्रोसेस, इसमें क्या होता है कि हर सुपरवाइज़र अपनी जो उनकी यूनिवर्सिटी की पोर्टल होता है, जो भी डिपार्टमेंट का पोर्टल होता है, वहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं। उसके अलावा वो अपने ट्विटर अकाउंट पे एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं मोस्टली, और लिंक्डइन अकाउंट्स पे, इस तरह से। लेकिन मेन ऑफिशियल जो है वो उनका यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट पोर्टल होता है, वहाँ पे वो अनाउंस करते हैं। तो इसमें बिल्कुल सिंपल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जस्ट आपका एमफिल हो, और अब एप्लीकेशन प्रोसेस सबसे आसान और सबसे सादा है इसका। उसमें जस्ट आपने, मोस्टली ये होता है कि मोस्टली आपने सीवी सेंड करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा हो तो कवर लेटर अटैच कर दें साथ में। रिक्वायरमेंट्स में ये होता है, सीवी होती है, और यही होता है। इसके ओके। अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। और फिर डिपेंड कर रहा होता है कि अगर तो सुपरवाइजर का जस्ट अपना उसने प्रोजेक्ट विन किया हुआ है, तो उसमें जो सिलेक्शन कमेटी कोई नहीं होती, मतलब सुपरवाइजर खुद ही होगा। तो सारे का सारा इख्तियार खुद उसके पास ही है। तो अगर वो ज़रा सा भी विलिंगनेस वो शो करवाएगा तो वो फौरी आपको एक्सेप्टेंस दे देता है। और मोस्टली ये होता है कि अगर वो ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, जैसा कि 2 से 3 को पीआईज भी हैं उसमें, तो जस्ट उनकी कमेटी होती है। तो नॉर्मली ये होता है कि जैसा कि डार्ट स्कॉलरशिप है या कोई और स्कॉलरशिप होगा ना, तो उसमें मेरे ख्याल में, मतलब मुझे इसका आइडिया या एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन मुझे आइडिया इतना शायद होगा कि जब उनकी सिलेक्शन होती है तो बाकायदा उनकी वो कमेटीज़ बैठती होंगी, उसमें वो स्क्रूटनी करते होंगे इनिशियल एप्लीकेशन की। फिर इंटरव्यू में भी उनका पूरा वो पैनल होता है, मतलब यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट, एचआर, सुपरवाइजर, सेकंड मेंबर, ये वो, तो वो पूरा पैनल होता है। तो ज़ाहिर है 10 बंदे होंगे तो 10 में से कह लें कि एक्सेप्टेंस लेना शायद डिफ़िकल्ट होगा, और एक से अगर वो विलिंग है तो ज़्यादा इजी होता है इस सेंस में। तो इसमें ये था। और इसके फ़ायदे सबसे ज़्यादा जो कह लें कि जर्मनी का, मतलब मेरे ख्याल में इस वक्त जो सबसे बेस्ट स्कॉलरशिप या फंडिंग है वो यही है पीएचडी के लिए। कि इसमें आपकी फिर ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस होती है, कि जर्मनी में मस्ट है, कि या यूरोप में भी शायद मस्ट हो, लेकिन जर्मनी का तो मुझे आइडिया है कि मस्ट है, कि हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी की होती है। तो उसमें भी 2 तरह की हेल्थ इंश्योरेंस होती हैं, जैसे कि प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस और गवर्नमेंट या लीगल उसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट वाली के ज़ाहिर है वो ज़्यादा पे करना पड़ता है, उसके बेनिफिट भी ज़्यादा होते हैं। तो इस वाली पोजीशन में ये है कि हाफ जो है वो इंश्योरेंस की आपकी जो अमाउंट है वो यूनिवर्सिटी पे करती है, और हाफ आपकी इनकम में से कट कटता है। यानी मसलन अगर मैं बात करूं, आजकल मेरी अगर ग्रोस जो है 2,900 है, तो मेरी जो सारे टैक्स वगैरह डिडक्शन के बाद जो है, एज अ सिंगल पर्सन तकरीबन 1730-20 ये राउंड अबाउट मेरे अकाउंट में आते हैं। तो इसमें से मैंने फर्दर मैनेज करना होगा, मसलन इसमें से मैंने अपना रूम रेंट हो गया या अपना खाने पीने का जो वो मैनेज करना है। तो वो कर करा के तकरीबन 500, 600, 700, जितना आप जितने में कवर कर लें, तो बाकी आपकी सेविंग है एज अ सिंगल पर्सन। तो उसमें टैक्स क्लास आपकी एज अ सिंगल जो है वो डिफरेंट होती है, मतलब आपका ज़्यादा टैक्स कट रहा होता है। और अगर आप मैरिड हैं तो टैक्स क्लास फिर आपकी चेंज हो जाती है, जब आपकी स्पाउस जो है वो जर्मनी में अगर रजिस्टर हो जाएगी तो उसके बाद वो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब टैक्स और कम हो जाएगा आपका। और हेल्थ इंश्योरेंस में जैसा कि मैं बात करूं तो 320-30 तकरीबन आजकल मेरा कट रहा है। और टोटल तकरीबन 600 या 700 होगा, तो हाफ मेरी पे में से कटता है, और हाफ और यानी जो मुझे 1700 आता है उसमें से वो इंश्योरेंस का कट के आता है। अगर आप मैरिड हैं, स्पाउस इधर आ जाती हैं, तो उनकी हेल्थ इंश्योरेंस फिर इसी में कवर होगी, उसके अलावा अलग से पे नहीं करना होगा। अगर आपके बच्चे हैं उसका भी अलग से आपको पे नहीं करना पड़ेगा। और थर्ड, अगर बच्चे हैं तो बच्चों का भी जर्मनी में, क्योंकि ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, तो मेरे ख्याल में कोई इंटरनेशनल है शायद। अगर उनको उर्दू नहीं आती होगी तो फिर मसला है। आपकी ज्वाइनिंग लिस्ट में से चेक कर लें। हमजा ज्वाइनिंग लिस्ट चेक करना, कम्युनिटी एक्सटेंड कर रही है मेरे ख्याल में। तो बच्चों का मतलब ये अभी मैं बेनिफिट बता रहा हूँ इस पोजीशन के। तो इसमें बच्चों, एक पर बच्चा कह लें कि आपका वो 250 यूरो जो है वो चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है। तो मतलब विद फैमिली भी यहाँ पे रहना इस पैकेज में ज़्यादा आसान है। और उसके बाद जर्मनी के लिए जो फैमिली वीज़ा है इस कैटेगरी में सबसे आसान है। अगर आप पहले से ही मैरिड हैं, मतलब जब आपने अपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है उससे पहले ही आप मैरिड हैं, पहले से मतलब ये है कि उस वक्त आपके पास आपका निकाह नामा है,
और सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, जैसा कि इसमें मेन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, अगर फैमिली का भी साथ अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके जो उर्दू मैरिज सर्टिफिकेट होता है मेन रिक्वायरमेंट, उसी की इंग्लिश ट्रांसलेशन, और नादरा का मैरिज सर्टिफिकेट, और बर्थ सर्टिफिकेट मेन एप्लीकेंट का, वाइफ का, बच्चे हैं तो उनका, ये मेन चीज़ें ये पूरी हैं। तो आप इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप अपनी अपॉइंटमेंट अप्लाई करते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही आपने वाइफ और बच्चों को साथ ले जाना, उनके अलग से अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने उनको उनके डॉक्यूमेंट सारे कंप्लीट करके, जो कि एम्बेसी की वेबसाइट पे लिस्ट दी हुई है सारी, फैमिली रीयूनियन वीज़ा की, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उनके साथ ले जाने होते हैं। तो उनका भी एप्लीकेशन आपके साथ ही प्रोसेस हो जाती है। और जैसे ही फिर आप पहले आप जर्मनी चले जाते हैं, आपका वीज़ा मिल जाता है जो मेन एप्लीकेंट है, और जैसे ही आप पहुंचते हैं 2-3 महीनों बाद उनका भी मिल जाता है। मतलब वो मोस्टली उनको आपने फैमिली अपार्टमेंट की रजिस्ट्रेशन भेजनी होती है, और आपने अपनी इंश्योरेंस नंबर जो करवाई हुई है वो भेजना होता है। तो उनका वीज़ा भी कह लें 2-3 हफ्तों में, मैक्सिमम 1 महीने में इशू हो जाता है। तो 5-6 महीनों की बात, जितना आप जल्दी फैमिली अपार्टमेंट सेंड कर देंगे वो 1 महीने बाद तकरीबन मिल जाएगा आपको फैमिली का वीज़ा भी। ओके। तो ये इसके बेनिफिट्स हो गए। इसके बाद जो बाकी जर्मनी, जैसे कि जर्मन पीपल हैं या जर्मन एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी, वो जितने भी एम्प्लॉयमेंट राइट्स होते हैं वो सारे के सारे आपको मिल रहे होते हैं। और फिर मेन जो है उसके बाद, जिसका अगर प्लान है यहाँ पे नेशनलिटी वगैरह के लिहाज से, तो आपका जैसे ही आप इस पोजीशन पे 13 TL 13 पे आते हैं, तो आप एज अ टैक्स पेयर होते हैं, क्योंकि आप मंथली आपकी पे में से टैक्स भी कट रहा होता है, तो आप अभी से टैक्स पेयर आपका काउंट होना टाइम शुरू हो जाता है। हम्म। और जितना टाइम नेशनैलिटी के लिए, उनके कार्ड के लिए रिक्वायर्ड होता है, मतलब 4 या 5 साल आजकल जो भी चल रहा है, तो वो आपका कह लेंगे 3 साल, अगर 4 साल PhD के लगते हैं तो ये टाइम आपका अभी से काउंट हो जाएगा। तो उसके बाद 1 साल मजीद अगर आप जॉब सीकर वीज़ा वगैरह पे यहाँ पे रहते हैं तो वो टाइम जल्दी पूरा हो जाता है, रिक्वायरमेंट्स की अगर बात करें तो। अदरवाइज अगर आप स्टडी वीज़ा पे हैं, डार्ड पे या HEC वगैरह पे, तो फिर वो आप क्योंकि एज अ स्टूडेंट होते हैं, आप टैक्स पेयर नहीं होते हैं, तो आप फिर अगर नेशनलिटी का प्लान कर रहे हैं कार्ड के लिए, तो डिग्री के बाद जब आप यहाँ पे जॉब लेंगे, जॉब का आपका टाइम शुरू होगा, तो फिर वो एज अ टैक्स पेयर तब से आपका टाइम काउंट होना शुरू होगा। ओके। तो ये भी एक मेन बेनिफिट है यहाँ का। और मैं ये पहले ये टॉपिक इसलिए मैंने शुरू किया कि ताकि ज़रा थोड़ी, इससे बंदे को जी। ज़रा अच्छा लगता है, सुन के मोटिवेशन मिलती है कि बेनिफिट्स के लिहाज से बंदा देखे तो अपॉइंटमेंट लेना सबसे आसान है। मतलब जैसे आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई, जैसे सुपरवाइजर आपको ओके करता है, वो आपको इसके लिए एक होस्टिंग एग्रीमेंट लेटर होता है, वो सिंपल एक लेटर है, वो सुपरवाइजर आपको सेंड कर देता है, या यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से वो आपको जल्दी मिल जाता है कुछ दिनों में। कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है आपका, वो अगर से प्रूव नहीं हुआ होता, लेकिन उसकी सबमिशन कॉपी ही आप एम्बेसी में शो करवा सकते हैं। एडमिशन हम्म। लेटर होता है, वो भी आपका रॉ एडमिशन लेटर कह लें, कि फाइनल अप्रूव नहीं हुआ होता, लेकिन वो आपको इशू कर देते हैं उसकी कॉपी। तो वो यही रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी वीज़ा के लिए। उसके बाद आप वीज़ा के लिए जैसे अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, सिंपल बिल्कुल, इसका इसका जो है वीज़ा कैटेगरी है, उसका नाम है 18D रिसर्चर वीज़ा कैटेगरी के नाम से है। ये स्टडी वीज़ा से डिफरेंट है। स्टडी वीज़ा मतलब अगर इस्लामाबाद एम्बेसी को विजिट करें वो अलग से कैटेगरी है, और 18D रिसर्चर वीज़ा अलग से कैटेगरी है विद होस्टिंग एग्रीमेंट। 18D रिसर्चर वीज़ा विद होस्टिंग एग्रीमेंट, शायद ये टाइटल है इसका। तो 2 हफ्तों में, 1 हफ्ते में, 2 हफ्तों में, मैक्सिमम 3 हफ्तों में आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। और अपॉइंटमेंट के बाद आपका जो, अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कोई मिसिंग नहीं है, मतलब जो जो लिस्ट उन्होंने दी हुई है मेन एप्लीकेंट की, तो 2 हफ्तों में आपका, 3 हफ्तों में, इस टाइम के अंदर अंदर आपको जो है वो मैक्सिमम, वो जो वहाँ पे टाइम एंटर करते हैं ना आपका वीज़ा के लिए, जो भी वो वीज़ा ऑफिसर होता है वो 1 महीने का मैक्सिमम टाइम एंटर करता है, लेकिन नॉर्मली 2 हफ्तों में मिल जाता है वीज़ा। उसके बाद बस आपने टिकट करवानी है और चले जाना। इसके लिए कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इंग्लिश रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब आइट्स टोफल वगैरह कुछ भी, इवन कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर वगैरह भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो है क्या और होता है, इंग्लिश का मेन होता है, और क्या होता है स्कॉलर के लिए वाला, जो मेन इनका जो इशू होते हैं। बस ये प्रोफिशिएंसी होती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो ये बिल्कुल भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक्सेप्टेंस के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और एम्बेसी की तरफ से भी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपकी लैंग्वेज हो फलां फलां, ये इतने बैंड हो, इतना स्कोर हो। हाँ। तो ये भी कोई इशू नहीं है। और इसके अलावा
तो ये जो इंटरव्यू भी इनका बिल्कुल सिंपल आसान होता है, बल्कि कह लें कि होता ही नहीं है, ये कह लें। अगर मतलब मैं अपनी बात करूं, जब जिस वक्त मैं दे रहा था इंटरव्यू, तो मतलब रिसर्च वीज़ा का काउंटर डिफरेंट था, और साथ ही मेरे वो स्टडी वीज़ा वाला को काउंटर था, वो एमफिल के स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल में जो इंटरव्यू दे रहे थे। तो उनसे तो फिर काफ़ी जो वो कैसे कि छानबीन करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन जो रिसर्चर वीज़ा कैटेगरी में जिनकी फंडिंग होती है, उनका बड़ा इजी प्रोसेस होता है। मतलब कह लें कि वो जो अपनी अपने जो उनके सॉफ्टवेयर फॉर्म्स वगैरह जो भी जिसमें वो डाटा फिल कर रहे होते हैं, उसी में मेरे ख्याल में तो फिलिंग के लिए बस क्वेश्चन पूछे, मसलन आपका नाम क्या है जी, किस लिए जा रहे हैं, डिग्री क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है, टाइटल क्या है, बस ये 3 4 बातें पूछी हैं, डॉक्यूमेंट्स पूरे किए हैं। उसके बाद जी वीज़ा फ़ी है। वीज़ा फ़ी भी इसकी बिल्कुल थोड़ी सी है जर्मनी की, वैसे वो सबके लिए कॉमन ही है वो तो। मतलब उस वक्त 35 यूरो थे मेरे ख्याल में। 75 यूरो। 75 यूरो, हाँ बच्चे के, सॉरी 35 थे, ठीक हाँ है। जी। तो 75 वो उस वक्त मेरा बना था तकरीबन 24,000, जिन दिनों अच्छा, मैं जा रहा था। बिल्कुल। तो ये मतलब कह लें कि वीज़ा फ़ी ये लगती है सिर्फ, हाँ, या आपकी अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन के लिए उसमें रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी BS एमफिल की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट्स ये HE से वेरीफाइड हो, बस ये एक रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की। मोफा वगैरह ये वो इधर की कोई चीज़ें नहीं होती। और बल्कि मैट्रिक इंटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन मैंने खैर अपने तौर पे एहतियातन करवा ली थी, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी कि वो बोर्ड से वेरीफाइड हों या IBCC से। IBC से वेरीफाइड हों। जस्ट BS एमफिल की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि वो वेरीफाइड हों। ठीक हो। तो ये ये जो जी। एडमिशन का प्रोसेस था, मीन्स कि जब आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया और टिल डिसीजन, जस्ट मिनट, हम्म। या तो जो आपने जब अप्लाई किया था इस स्कॉलरशिप के लिए और टिल डिसीजन, ये कितना टाइम फ्रेम था, कितना ड्यूरेशन लगा? मैंने तकरीबन फरवरी के एंड पे या मार्च में अप्लाई करी थी, किया था। हम्म, और उसके बाद कोई मई में शायद मुझे उनका रिस्पांस आया था, कोई 2 महीने बाद कह लेंगे। ठीक, मीन्स मैक्सिमम 2 मंथ तो दो यहाँ के हाथ महीने टाइम है। में वो डिपेंड कर रहा होता है कि असल में इनटेक के लिहाज से मेरे ख्याल में नॉर्मली होता है इनका इनटेक के लिहाज से, लेकिन PhD के लिए मेरे ख्याल में वो भी इस पोजीशन में वो भी इशू नहीं है इनटेक का भी, क्योंकि हमारी हमारे लिए कंपलसरी नहीं है कि हमने यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट भी करवानी है। इस कैटेगरी में TVL 30 वाली कैटेगरी में है, तो एनरोलमेंट भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, कंपलसरी भी नहीं होता, और हमारा कोई यूनिवर्सिटी से कह लें कि लेना देना भी नहीं होता उन सेंस में कि ना तो हमारा कोर्स वर्क होता है कोई भी, बिल्कुल भी कोर्स वर्क नहीं होता। जस्ट रिसर्च बेस आपने आना है, आते ही पहले दिन से आपने लैब में चले जाना है, और जो भी आपका प्लान है उसके अकॉर्डिंग आपने काम शुरू कर देना है। तो आप, तो जी, जी जी जी। तो आपने जो ये स्कॉलरशिप हंट की, जैसे आपने बताया कि वो आपके जो ट्विटर अकाउंट है या लिंक्डइन आईडी है या इस तरह करके जो फैकल्टी की वेबसाइट है, उस पे भी वो इस तरह की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि जी हमारे पास इस फील्ड में प्रोग्राम जो है वो फंडिंग अवेलेबल है। आपने जो ये हंट किया, आपने उनके जो लिंक्डइन आईडी से किया या फैकल्टी की वेबसाइट से ये सर्च आउट किया है? असल में मैंने तो ज़िंदगी में पहले यूनिवर्सिटी भवन का नाम भी शायद ना सुना हो, या सुना हो तो मे भी मुझे याद ना हो। तो मैं तो मोस्टली जो है वो फेसबुक ग्रुप को फॉलो कर रहा होता था, जो पाकिस्तान स्कॉलरशिप लीग के नाम से वो जुनेद अहमद चला रहा है। हम्म, तो जो भी ऐड मेरे रेलेवेंट होती, तो मेरा काम ये था, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में था और फैमिली मेरी मेरे शहर में बुरेवाला में थी। तो मैं फारिग होता था, मतलब शाम जो जॉब का टाइम है वो है, उसके बाद मैं फारिग हूँ, हॉस्टल में था, वैसे भी हॉस्टलाइट था, वहाँ से निकले शाम को दोबारा लैब। तो मेरा यही काम होता था कि ग्रुप में पहले तो देखना जो भी एड्स आई हैं और मेरे रेलेवेंट है, मतलब मेरे फील्ड के रेलेवेंट, मॉलिक्यूलर का कोई भी, चाहे वो एनिमल साइड है, चाहे ह्यूमन साइड है, चाहे प्लांट साइड है, कोई भी है। तो मैंने वो अपनी लिस्टिंग शॉर्ट लिस्ट करता था एड्स को, या तो फॉरन स्क्रीन शॉट ले लिए, चाहे वो फिर ट्विटर पे देख लिया उस दिन की कोई न्यू आई हुई है, अगर कोई लिंक्डइन पे देख कोई फॉलो किए हैं तो उनके। हम्म, उसके बाद फिर क्या करता था कि मैंने जो मुझे अच्छा लगा तरीका वो ये था कि एक एक्सेल शीट बनाई हुई थी मैंने ना, हम्म, कि जो भी एडवर्टाइजमेंट है, मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सा उसमें डिपार्टमेंट है, टॉपिक मतलब उनका प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, और डेडलाइंस क्या हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उससे ज़रा ना इजी हो जाता है, आप डेट वाइज उसको ऑर्डर कर लेते हैं। और प्रेफरेंस बेस पे जिनकी डेडलाइन ज़रा जल्दी है, तो उनको ज़रा जल्दी फिर एप्लीकेशन कह लेंगे सबमिशन की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से फिर मैं क्या करता, फिर इंडिविजुअली भी मैं देख लेता था जो मुझे किसी पेपर से किसी सुपरवाइजर का नाम मतलब नज़र आया, या वैसे कोई ट्रेनिंग वगैरह के वो के एडवर्टाइजमेंट से नज़र आया जहाँ पे मुझे लगता है ये मेरे रेलेवेंट है या इसका काम है रेलेवेंट, मैं उसको फाइंड आउट किया, उसको ईमेल्स कर ली,
हम्म, तो इसमें मल्टीपल कह लेंगे ट्रिक्स हैं कि या एक तो हम जस्ट जो वो ऐड कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उनको फॉलो किया जाए और एप्लीकेशन सबमिट करवा। उसके अलावा मैनुअली ये है कि आप जो है आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी डिपार्टमेंट में, फिर आगे जिस सुपरवाइजर को, तो आप उसको पर्सनली भी जो ईमेल करते हैं। हम्म, तो ये सारी गाइडलाइंस मैं फॉलो करता था, स्कॉलरशिप गाइडलाइंस वाले ग्रुप से ही उनके में सारे डॉक्यूमेंट्स, ईमेल कैसे करनी है, क्या क्या उसकी बॉडी हो, फलां फलां। तो फिर मैं ये मैनुअली ईमेल्स भी करता रहता था उनको कि मतलब मैंने आप इंटरेस्टेड हूँ और ये मेरी बैकग्राउंड है। और लेकिन खैर उधर से मुझे कभी जवाब तो नहीं आया था। लेकिन कह लें कि मतलब आप बंदा दिमाग में ये रखे कि 100 अप्लाई किया है तो एक से जवाब आएगा, या हम्म, 10 से जवाब आएगा तो एक कह लें कि इंटरव्यू कॉल देगा। हम्म, तो ये मार्जिन होना चाहिए, तब इतना बड़ा आपने पहले दिमाग में सेट किया होगा ना रेशो के लिहाज से, तो फिर बंदे को तकलीफ नहीं होती। वरना बंदा 10 को अप्लाई करता है ना, तो 10 में से कोई जवाब ही ना आए तो और तकलीफ होती है। फिर अगर 10 में से 2-3 बंदे को ईमेल आए तो बड़ा खुश होकर ईमेल ओपन करता है, तो रिजेक्शन, सॉरी हमने किसी और को ले लिया है। तो वो बड़ा ना बंदा मायूस होता है। तो इसलिए आज फिर ये कि अपना जो, आप तो इकोनॉमिक्स के हैं तो वो क्या उसको कहते हैं, सैम्पल साइज जो है वो बढ़ा लिया जाए स्टैट के लिहाज से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिट एंड ट्राई मेथड जो है वो उसको फॉलो किया जाए। और वो सबसे मेन इसमें सबसे जो ज़रूरी है वो दुआ है। हम्म, तो और उसके बाद जो है कोशिश है, फिर अल्लाह पे हम्म। यकीन और दुआ है। अच्छा, तो इसमें उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था आपसे, फैकल्टी ने या प्रोफेसर ने? इसमें क्योंकि ये जो मेरा प्रोजेक्ट था जस्ट मेरे सुपरवाइज़र का था, तो इसलिए जस्ट सुपरवाइज़र ही था इंटरव्यू में, सिंगल। ओके। और उसमें इंटरव्यू जब उसने मतलब मुझे ईमेल सेंड की, तो उसमें यही मेंशन था कि मतलब उसने मुझे रिसर्च पेपर अपने ग्रुप के सेंड कर दिए थे, जैसे कि मैंने बताया कि हम हम्म, फंगस पे काम कर रहे हैं। तो जो जीन्स फंक्शनल करेक्टराइजेशन पे ना मॉलिक्यूलर लेवल पे, हम्म, तो वो उनके जो मेन पेपर थे, एक एक पेपर था जो उन्होंने सेंड कर दिया। और उसने कह दिया था कि साथ में ये इसको देख लें डिटेल्स में। तो इसके जो बेसिक थ्योरी है वो मैं आपसे पूछ लूंगा कि आपको क्या समझ है। असल में मेरा जो बैकग्राउंड था वो ज़्यादा बायोइन्फॉर्मेटिक्स का था, हम्म, और उनका काम जो है वो सारा मॉलिक्यूलर पर था मेन का। तो हम्म, उसलिए मुझे उसने ये पेपर सेंड किया था मॉलिक्यूलर का, कम से कम मुझे हाउ नाउ हो वो ये चेक पूछना चाह रहा था जस्ट, कि मुझे हाउ नाउ मॉलिक्यूलर कंसेप्ट की है या नहीं है। ताकि बाकी मेरे ख्याल में उसके जेम में यही होगा कि चला लेंगे, लेकिन उसको मेन कॉन्सेप्ट मतलब मॉलिक्यूलर की बात करें तो बेसिक से स्टार्ट करें तो डीएनए एक्सट्रैक्शन क्या होता है, तो डीएनए खुद क्या होता है, तो चार्ज क्या होता है, तो एग्रोस जेल क्या होती है, हम्म, कॉलोनी, सिंपल सिंपल जो चीज़ें होती हैं। तो इसलिए आज उसने मुझे जैसे ये पूछा था, पेपर सेंड किया, टाइम मुझे दे दिया, बल्कि टाइम भी उसने मुझ पर डिपेंड कर दिया, जब आप इसी को बता दो। हम्म, वो मैंने पेपर पढ़ा वगैरह समझा उसको। फिर जब इंटरव्यू था, उसने इंटरव्यू को दो हिस्से में डिवाइड किया है। एक में पेपर को डिस्कस किया है, जस्ट उसने बुखार खुद भी क्वेश्चन नहीं किया, मुझे ही पूछा कि मतलब समरी बता दो क्या समझ आई है। तो वो मैंने समरी बताई है उसको, 5-6 मिनट में। फिर उसने मतलब जब मैं बताता जा रहा था तो एक मैंने कॉन्सेप्ट बताया तो उसके रेलेवेंट पूछ लेते थे कि अच्छा इसका क्या मतलब था, तो इसका क्या मतलब था। और पेपर डिस्कस किया उसने कुछ 10 मिनट 15 मिनट। फिर 10-15 मिनट मेरी कह लेंगे एजुकेशन के बारे में पूछा, मतलब बीएस में क्या किया, एमफिल में क्या किया, वो भी सिंपल सिंपल सा। थीसिस टाइटल पूछा, और टाइटल रिसर्च में मैंने एमफिल में क्या क्या किया, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ की हैं, उसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिए। जर्नल से मतलब जो एक होता बंदा तंग करने के लिए पूछता है, या वो वाला सीन नहीं था, मतलब सिंपल इंटरव्यू था कि जस्ट इसको हाव ना है, या मेरे ख्याल में वो ज़्यादा यही देख रहा था कि इसने खुद किया है कि या झूठ बोल रहा है। बस ये हम्म, देख रहा था जो मैंने उस वक्त फील किया। हम्म, बल्कि 2-3 सवालों में उसने मुझे पूछा भी, ये तुमने खुद किया है। वो हमारी आदत होती है ना कि हम वही यूज़ करते हैं ना, मतलब मेरे प्रोजेक्ट के काम की बात कर रहा तो हम वही यूज़ करते हैं, हमें यही सिखाया जाता है कि हम की बात करनी है ना, कि हमने किया है, बिल्कुल। मैंने ये नहीं किया। तो वो उस लिहाज से कंफर्म करता था कि तुमने किया कि सब ने किया है, तो बस वो ये इस लिहाज से कंफर्म कर रहा था। हम्म, ये हो गया। तो उसी वक्त उसने अपनी विलिंगनेस शो करवा दी थी एक तरह से। बाकी फिर उसने मुझे अपनी, क्योंकि उसने लैब के बारे में सारी डिटेल बताई, और शहर के बारे में बताई, यूनिवर्सिटी के बारे में बताई, जर्मनी के बारे में बताई। और उसके बाद उसने मुझे एक असाइनमेंट दी, क्योंकि असल में इनका सारा काम बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉरी मॉलिक्यूलर का था, तो इनको ज़रा बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लिहाज से भी था कि कोई ऐसा बंदा हो जो थोड़े बहुत बायोइन्फॉर्मेटिक्स भी कर सके थोड़ा, और मॉलिक्यूलर का तो हमारा चल रहा है तो वो भी चल जाएगा साथ, तो कंबाइन प्रोजेक्ट हो जाए। तो फिर उसने बायोइन्फॉर्मेटिक्स की मुझे एक असाइनमेंट सेंड की, वो फिर मैंने उनको करके कुछ सेंड की, फिर उसने मुझे ओके कर दिया। और अपनी जो सेक्रेटरी थी उससे कह लें कि इंटरेक्ट करवा दी मेरी। फिर वो फर्दर वो मुझे गाइड करती रही डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से सारा, और वीज़ा प्रोसेस के हवाले से। ओके। ओके।
मेरे ख्याल में अब क्वेश्चन ले लेने चाहिए। और उस वक्त मैं अगर अपना बता दूं तो मतलब मेन उन्होंने मुझसे सीवी मांगी थी, कवर लेटर था। और बल्कि अब जो दोबारा एडवर्टाइजमेंट की थी तो उसमें तो जस्ट सीवी मांगी हुई थी। तो मेन कह लेंगे सीवी है, तो सीवी क्यों आप मेनली टारगेट करें इस पोजीशन के लिए, इस टाइप की पोजीशन के लिए। कि जैसे कि मेरी अपनी सीवी की बता दूं तो मैंने सीवी में, जैसा कि मैं करंटली जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा था वो मैंने मेन करंटली शो किया हुआ था। सेकंड पोजीशन पे मैंने अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो इससे पहले मैंने मतलब एमफिल में जो किया था या कोई एक दो और जगह पे काम किया था वो मेंशन किया हुआ था। उसके बाद एमफिल बीएस टू मैट्रिक ये शो किया हुआ था। और इसमें मैं फिर ये क्या करता था कि जहाँ पे मेरे मोस्ट स्पेसिफिक सुपरवाइजर होता था या पोजीशन होती थी तो मैं एमफिल का टाइटल के साथ अलाइन हो रही होती थी, एमफिल का टाइटल मैं 5-7 लाइनों में एक्सप्लेन करके लिख देता था। ओके। जहाँ पे वो मैच नहीं हो रही होती थी, बिल्कुल डिफरेंट काम है, मसलन इंसेक्ट्स पे उन्होंने किया लेकिन है मॉलिक्यूलर का, या किसी और साइड में मॉलिक्यूलर है, तो जस्ट फिर मैं टाइटल मेंशन कर देता था या बार बार टाइटल भी मेंशन नहीं कर देता ताकि मेरी जो एप्लीकेशन है वो अलाइन रहे उनकी रिक्वायरमेंट्स के लिहाज से। और फिर कवर लेटर था। रिसर्च प्रपोजल इन्होंने उस वक्त मुझसे डिमांड नहीं किया क्योंकि इनका जो काम था वो बेसिकली कह लें कि उसको वो एक्सपोज नहीं करना चाह रहे थे इतना। तो इसलिए फिर ना तो रिसर्च प्रपोजल मुझे मांगा, तो ना ही मुझसे उन्होंने बताया कि करना क्या है। हल्का सा को हिंट दे दिया था कि ये काम होगा। तो इसलिए मुझे रिसर्च प्रपोजल में भी इशू नहीं हुआ, लेकिन मोस्टली ये है कि रिसर्च प्रपोजल भी अक्सर मांग लेते हैं। और इसमें ये है कि मुझसे उन्होंने कह लेंगे पब्लिकेशन भी नहीं मांगी हुई थी, बल्कि पूछा भी नहीं पब्लिकेशन का इंटरव्यू के टाइम पे भी। तो मतलब इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि अगर आपकी डिग्रीज या आपका एक्सपीरियंस जो है वो मैच कर रहा है ना, या उनकी डिमांड के साथ एटलीस्ट मैच कर रहा है ना, तो वो फिर कोई भी चीज़ नहीं देखते, वो बड़ी जल्दी से आपकी एक्सेप्टेंस हो जाती है। मतलब मैं अपनी बात करूँ तो पेपर भी नहीं था मेरा कोई भी, और रिसर्च प्लान भी नहीं थे मेरे पास, कुछ भी नहीं था इस तरह का। लेकिन कुछ और चीज़ें थी जो उनको चाहिए थी, वो मैच हो रही थी, तो एक्सेप्टेंस मिल गई मुझे। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लेते हैं। हम्म। अबू तलहा। अस्सलाम वालेकुम सर। आपने बहुत अच्छा गाइड किया माशाल्लाह। सबसे पहले तो थोड़ा सा मेरा पाकिस्तानी वाला सवाल है कि जब आप चले गए उधर, मतलब फॉर एग्जांपल आप अपने सुपरवाइजर के बिल्कुल कोडिंग काम नहीं कर रहे, मतलब थोड़ा कर पा रहे हैं लेकिन बिल्कुल कोडिंग नहीं कर रहे, तो इस केस में क्या होगा? असल में ना मतलब जो मैंने चीज़ फील की अपने तौर पे वो ये फील की है कि इनको ना ये देखने में अच्छा लगता है कि बंदा जान मार रहा है। मतलब वो काम रिजल्ट नहीं आ रहे, बल्कि वो अक्सर खुद भी मीटिंग्स होती है ना तो खुद भी कह रहे होते हैं, जैसे कि अक्सर मॉलिक्यूलर का काम तो वैसे ही ऐसा है कि उसमें रिजल्ट्स वो हिट एंड ट्राई वाला मेथड ही होता है कि 50-50 चांसेस होते हैं पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं नहीं आते। तो ये देखते हैं कि आप जान मार रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, रेगुलर हैं, और चीज़ों को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। मसलन एक कोई चीज़ नहीं सॉल्व हो रही तो आप उसके बारे में क्रिटिकली कुछ थिंग सोचते हैं, या कोई लिटरेचर फॉलो करते हैं, या किसी से डिस्कस करते हैं, या ये चीज़ें वो देखते हैं। तो उसमें फिर अगर आप कोई वीक भी जा रहे होते हैं ना तो वो माइंड नहीं करते। और अगर आपका एटीट्यूड मतलब मैं इधर इर्द गिर्द का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो कुछ लोग थे वो उनका एटीट्यूड रेगुलर वाला नहीं था कह लेंगे, तो उसको फिर वो जो है ना वो मेन निशाने पे रखते हैं फिर भी। थोड़ी सी भी अगर इशू है ना तो उसको फिर वो पकड़ लेते हैं ये क्यों किया। और अगर कोई जान मार रहा है तो वो बड़ा ब्लंडर भी मार देता था, तो वो स्माइल करके टाल देते थे और वो ऐसे ही शो करवाते जैसे कुछ भी नहीं हुआ। तो ठीक है। मेरे ख्याल में एक यही चीज़ है, उनको ये नज़र आ जब आता है ना कि बंदा जान मार रहा है, टाइम भी दे रहा है, और क्या कहते हैं उसको, हार्ड वर्किंग है, तो फिर वो कहते हैं कि ये कर ले। क्योंकि उनका मानना यही है कि जो बंदा ट्राई करता है वो कहीं ना कहीं कामयाब हो जाता है। क्योंकि हम तो मुसलमान हैं, हम तो सारा अल्लाह पे डाल देते हैं, और डालना भी चाहिए। यकीन के लिए अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, मेहनत लेकिन इंसान की होनी चाहिए, और रिजल्ट जो है वो उसका कह लें कि अल्लाह पे छोड़ना चाहिए सारे का सारा। लेकिन हम कुछ लोग अगर सारा कुछ ही अल्लाह पे छोड़ देंगे तो फिर वो इस चीज़ को माइंड करते हैं, और वो ये है भी नहीं है। क्योंकि तवक्कल तो इसी को बोला गया है कि सारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जाए। ये तो हदीस पाक का मफहूम भी है गालबन, कि बिल्कुल। सारे रिसोर्सेज को सारे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए, और उसके बाद जो है नतीजा जो है वो अल्लाह पे छोड़ा जाए, अपनी मेहनत पे ना रखा जाए, अपने आप पे ना रखा जाए। चलें,
उन्होंने एक और सवाल किया था कि इन केस में वो सपोर्ट करते हैं तो डेफिनेटली ये प्रोफेसर बहुत ही डिसेंट हैं, इनकी तो हमारे प्रोफेसर से ज़्यादा ग्रोथ होती है कि ऑलमोस्ट हर मामले में आपको सपोर्ट करते हैं। इवन आप जितनी बार मर्जी वो क्वेश्चन रिपीट करें, अगर आपको नहीं क्लियर हो रहा तब तब तक आपको सपोर्ट करेंगे जब तक आपको क्लियर नहीं हो जाती चीज़। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं जैसे मैंने बताया ना, मेरा मॉलिक्यूलर का बैकग्राउंड नहीं था बिल्कुल, जिसमें मैं आया हूँ, तो मुझे तो पाइपटिंग का भी आइडिया नहीं था प्रॉपर। मतलब हल्का फुल्का मैंने काम किया था, लेकिन उनको 2 साल पहले किया था। वो कोई जितना मैंने किया था कि कह लें कि वो तो इधर की लैब के आधे दिन में पूरा हो गया था। ठीक है। तो काफ़ी देर बाद दोबारा ज्वाइन किया, तो लेकिन वो इसे बिल्कुल भी माइंड नहीं करते थे। वो ये देते थे कि अच्छा काम कर रहा है, रेगुलर आ रहा है, बैठा है इधर, तवज्जो से लगा हुआ है। क्योंकि हमारा मसला मैंने जो कुछ लोगों को फील किया वो ये भी होता है कि वो आते हैं तो वैसे भी हमें तो क्रेज़ होता है कुछ लोगों को यूरोप का या बाहर का ना। वो आते फिर ना वो अपने रिसर्च प्लान पीछे करते हैं और टूर प्लान को आगे कर लेते हैं। हम्म। वो होता क्या है कि टाइम जहाँ पे फिर वो ज़ाहिर है फिर आपका दिमाग भी उधर ही होगा और आपका वक्त भी उधर गुजर रहा है। तो आप उस तरह से फोकस नहीं कर पाते। अगर आप शुरू वाले को 2 महीने टूरिज्म को थोड़ा मेरे ख्याल में कंट्रोल कर लेना, आपके तो दिल भी लग जाता है, थोड़ा बहुत रूटीन में आ जाते हैं, बिजी भी हो जाते हैं। कोई वीकेंड्स पे बैठ के जो कह लें कि थोड़े 2-4 पेपर पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ लिए हों, कोई एक बात सुपरवाइजर ने बताई, कोई आधी आपने देख ली, तो एक ना दिल लग जाता है रिसर्च में कह लेंगे। और शहर में भी क्योंकि एक दफ़ा में आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होता है दिल लगाने में भी, कल्चर में भी, एडजस्ट होने में भी और बाकी चीज़ों में भी। और उसी वक्त अगर आप रिसर्च को टाइम भी नहीं दे रहे और आपकी रिसर्च कि आपको उसमें कह लें कि टूरिज्म पे की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, आउटिंग जा रहे हैं, स्टेटस भी लगा रहे हैं, सुपरवाइजर भी देख रहे हैं बंदा एंजॉय कर रहा है और इधर इसका तवज्जो नहीं है, तो वो ना फिर वो देखता है कि इसका शायद आगे चल के ना ये ऐसा ही रहेगा, तंग ही करेगा। मैं शुरू शुरू में आया हूं ना, तो मैं अपना बताता हूँ कि मैं मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। एक तो मैं था वो मौलवी टाइप का कह लें, तो बाहर मैं तो देखता था तो और मैं परेशान होता था। घर में बैठता तो अकेला मेरा दिल नहीं लगता था। तो बल्कि उसने मुझे पेपर पढ़ने के लिए वो दिए एक दो, तो मैं तो बैठा रहा बिल्कुल ना, जैसे मुझे कैद हो गई है। वो मैं पढ़ भी नहीं पाया, तो मैं अगले दिन वैसे ही आ गया। तो उसने बड़ा माइंड किया, मैंने तुम्हें टाइम भी दिया है, सारा कुछ दिया है, तुमसे अच्छा मैं किसी और को टाइम दे देता कि वो किसी और का फायदा होता। तुमने मेरा टाइम भी लिया है, तुम्हें एक्सप्लेन भी किया और तुम पेपर भी पढ़ के नहीं है। उसने बड़ा माइंड किया। फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि मेरा दिल नहीं लग रहा है, मैं बहुत परेशान हूं। तो खैर वो समझ गया मेरी साइकी को। वो एक दो पाकिस्तानी का उसको एक्सपीरियंस था, फिर उसने मुझे जरा ना बड़े प्यार से समझाया, दिल लगाने के लिहाज से भी, चीज़ों के लिहाज से भी। तो लेकिन बाद में फिर वो जब मैं एडजस्ट हो गया तो फिर मैं नॉर्मल हो गया। फिर वो भी फिर वो मुझे ये खुद भी कहता था कि मुझे बड़ा अच्छा हुआ कि मतलब तुम आ गए हो लैब में या इस तरह से। तो ये चीज़ें भी शुरू शुरू में होती हैं, लेकिन उसको कवर किया जा सकता है। और अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसा मिस हो जाता है तो फिर तरला ही है मेरे ख्याल में, और तो कुछ नहीं। क्योंकि इनके दिमाग इस तरह के हैं कि अगर एतबार कर लिया ना तो बिल्कुल। फिर आपको ना हर हद तक फैसिलिटेट करते हैं। और जब इनके दिल में वो कुछ घुस गया ना, नफरत वाला फैक्टर, तो फिर वो भी फिर भी आखिरी हद तक चले जाते हैं। मैं पिछले दिनों की बात है, ये कोई 1-2 हफ्ते पहले की, एक लड़की है तो अ, उसके 2.5 साल हो गए। मैंने किसी एक और लड़के को भी बताया था, तो वो पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ, तो उसने उसको फारिग कर दिया। उसने सिंपली ईमेल की कि आप लैब में भी एंटर नहीं हो सकती। अगर 2.5 साल से उसके साथ चल रही है और पहले अच्छी चल रही है, बल्कि वो उसको वो HEC या डार्ट पे थी उसके पास, तो वो 1,000 उसको एक्स्ट्रा सुपरवाइजर दे रहा था अपनी तरफ से कि तुम काम करते हो तो लो। लेकिन बाद में कहीं जाके कुछ हुआ मिस, जो भी हुआ मुझे उसका आइडिया नहीं है। पता नहीं सुपरवाइजर नहीं, सारा इतने वो होते नहीं है हार्श, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, या किसी ने गलत फहमी फैलाई, या उसकी तरफ से कोई गलती हुई लगातार हुई। तो ये भी हो जाता है इस तरह से भी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, प्लीज अनम्यूट। जी अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। मेरा क्वेश्चन है कि मैंने ना वीज़ा प्रोसेसिंग करनी है अब जर्मनी के लिए। तो मेरा नाम है लारेब, फादर नेम है जुल्फ़िकार अली। तो मैं वीज़ा प्रोसेसिंग में लास्ट नेम में क्या लिखूं? मैंने सुना है कि लास्ट नेम अननोन लिख देते हैं या फिर फर्स्ट नेम अननोन एक्स्ट्रा। बट मेरा नाम सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट, आईडी, हर चीज़ पे क्लियर है लारेब जस्ट। अब मैं इसको कैसे लेके चलूँ वहां पे? आपका कंप्लीट नेम लारेब है? जी। मीन्स के इसके साथ आपके वाला साहब का नेम अटैच नहीं है आपके साथ? नहीं नहीं, वो अलग से फादर नेम के ब्लॉक में आता है। ये फिर आपका फर्स्ट नेम लारेब ही रहेगा, तो वो दूसरा जो लास्ट नेम उसका कोई इशू नहीं होता फिर अब या इसको लास्ट नेम कर रहे हैं या फर्स्ट नेम कर रहे हैं, ये एक कर ले कोई issue नहीं तो मैंने अब जो है ना यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन प्रोसीजर में सारा जो है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में लारेब लारेब ही लिख दिया है, नहीं। बॉक्सेस में दोनों में हम्म, सेम।
और मेरे जो पासपोर्ट है वहाँ सर नेम मतलब मैं था मैंडेटरी, तो सर नेम में लारैब है और गिवन नेम एम्प्टी है बस फिर वो आपका पासपोर्ट। लास्ट नेम आपका लारैब होगा, फर्स्ट नेम आपका नहीं होगा। एम्बेसी का और यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं एम्बेसी जो है वीजा प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन में, उसमें वो स्टार्स लिखे, स्टार्स लगे होते हैं, गिवन नेम पे स्टार वो भी लिखना है, लास्ट नेम में भी लाजमी लिखना है, तो मैं क्या लिखूं गिवन नेम में अगर लास्ट नेम सिर्फ लारेब लेके चलना है तो? अगर वो नहीं प्रोसीड हो रहा तो उस पे दोनों पे लारैब ही कर दें आप। ओके। ओके, वन मोर थिंग, मेरा ना सेमेस्टर एक्सचेंज का है अब, तो उसके बाद सेमेस्टर एक्सचेंज के लिए अगर मैं वापस ना आना चाह रही हूँ और वहां से पीएचडी अपॉर्चुनिटी अवेल करना चाह रही हूँ, तो कितने चांसेस हैं इसके कि अगर थर्ड सेमेस्टर में मैंने जाना है, फोर्थ सेमेस्टर में रहता होगा वापस आने के लिए, हम्म। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी मुझे अगर मैं बहुत मतलब करूँ सारा कुछ काम अच्छे तरीके से, तो मुझे कोई अपॉर्चुनिटी लास्ट सेमेस्टर भी वहां से हो जाए और पीएचडी भी वहां से शुरू हो जाए, ऐसा कोई है चक्कर? अगर अगर तो आप उन पे जो भी वो काम आपको देते हैं आप उसमें परफॉर्म करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो ऑफर कर देते हैं। मैं जानता हूँ, मेरा एक दोस्त है इरासमस पे आया हुआ है, आई जी। थिंक अब तीसरा या चौथा सेमेस्टर चल रहा है, आई थिंक चौथा है। तो उसको पहला साल उसका स्पेन में था, दूसरा भी वो इटली में है। तो उसको स्पेन में ही पहले साल ही उसको सुपरवाइजर ने उसको पीएचडी की ऑफर कर दी थी। मीन्स अगर आप हम्म। काम करते हो तो उनको अगर वो पसंद आता है तो फिर डेफिनेटली आपको ओके। ओके, थैंक यू सो मच। अपॉर्चुनिटी। जी एजाज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे हाँ ये सवाल पूछना था अपना कि जैसे मैंने एमफिल किया हुआ है इस्लामिक स्टडीज़ में ना, तो मैं पूछ रहा था कि जैसे अगर हम पीएचडी के लिए परसू करते हैं आगे जर्मनी में, तो इसके लिए थोड़ी सी मुझे गाइडेंस चाहिए थी कि मतलब किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, कहाँ कहाँ मतलब कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस प्रोग्राम को मतलब समझ लेके टेक करती हैं, ज़रा काइंडली मुझे बताइएगा इस बारे में। इस्लामिक स्टडीज में आपका बैचलर या मास्टर शायद आपने बात की। इस्लामिक स्टडीज में क्या आपका मुझे मैंने एमफिल किया हुआ है और आगे अच्छा, उसमें स्कॉलरशिप यहाँ पे जर्मनी में। सॉरी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा आपका बैचलर इस्लामिक स्टडीज में है या मास्टर है, ये आपने बताया। आपकी मास्टर्स है फिर उसके बाद एमफिल है। प्रोफाइल किस में है, मीन्स की एजुकेशन आपकी इस्लामिक स्टडीज में है। जी जी बिल्कुल। इस्लामिक स्टडीज में है तो फिर आपको वो देखनी पड़ेगी, किसी कल्चर या लैंग्वेज के रेलिवेंट कोई कोर्स होता है कुछ, एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ इस तरह करके कोर्स होता है जिसमें आपको इस तरह के चांसेस मिल जाते हैं, तो आप उसमें मास्टर या कल्चरल PhD जा सकते हैं। जी हाँ, कल्चरल स्टडीज के हवाले से देखा है मैंने कुछ ना कुछ तो कल्चरल स्टडीज को मतलब ये लोग देते हैं इस कोर्स को। एग्जैक्टली। तो मतलब कौन से हाँ मतलब कि हमें क्या डार्ट के थ्रू ही अप्लाई करना पड़ेगा इस कोर्स के अंदर या मतलब कोई और तरीका भी है? एक तो ये अभी रियाज भाई ने बताया तरीकाकार कि आप यूनिवर्सिटी को, हर यूनिवर्सिटी को फिर फॉलो करें, या आप देखें आपकी फैकल्टी किसके साथ मैच करती है उसको फॉलो करें, वहाँ पे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस पर ट्राई करें। दूसरा जो तरीकाकार है वो है आपकी डार्ट की स्कॉलरशिप। डार्ट में बेसिकली बाकी रिक्वायरमेंट तो नॉर्मल है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट है कि उसमें आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस हो और आर्ट्स आर्ट्स 6.5 हो, तो फिर आप उसके लिए एलिजिबल होते हो, फिर आप अपनी जो है ना उसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें भी आप मैक्सिमम जो है ना, सॉरी मिनिमम जो है मैक्सिमम 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो एट अ टाइम, उससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। सही सही। हाँ जी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जी कासिम राणा। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम रियाज सर। वालेकुम सलाम। सलाम। सर मैं ना प्लांट ब्रीडिंग या जेनेटिक्स कर रहा हूँ इधर पाकिस्तान में ही। तो सर मेरा फिफ्थ सेमेस्टर है, तो सर मैंने ना कंसल्टेंट से बात की थी, तो उन्होंने कहा कि आप सिक्स सेमेस्टर में जा सकते हैं अगर आपने जाना है तो। सर इसका प्रोसीजर का सर मुझे समझ नहीं है कि वो कैसे जा सकते हैं, कि सिक्स सेमेस्टर में आगे कंटिन्यू कैसे कर सकते हैं वहाँ। नहीं, आप जो जर्मनी के लिए मास्टर्स के लिए कंपलसरी है 16 ईयर एजुकेशन, और 16 ईयर एजुकेशन उसी वक्त होगी जब आपका बैचलर कंप्लीट होगा। तो ये तो उसने आपको बिल्कुल गलत बात बताई है। उसमें ये सीन होता है कि आप फिर दोबारा बैचलर के लिए जाते हो। मीन्स कि अगर आपने पाकिस्तान में 13 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की है तो आप बैचलर के लिए दोबारा अप्लाई करते हो, जिसमें आपके बाकी के जो 3 साल है वो जर्मनी में कवर होते हैं। तो इसमें वो अगर मास्टर की बात कर रहा है तो वो बिल्कुल उसने गलत बात की है, क्योंकि हर प्रोग्राम जिसको भी आप सर्च आउट करोगे ना उसमें लिखा होता है 16 ईयर एजुकेशन, वो तब तक होती है जब तक आपका BS कंप्लीट होता है, इसके अलावा आप नहीं अप्लाई कर सकते।
जी सुहेब उस्मान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रियाज भाई, मेरा आपसे जो है वो सवाल है, आपकी और मेरी बैचलर्स की फील्ड जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेरा काम भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स पे था, लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि मैं इस फील्ड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, बिकॉज इट वाज अ डेवलपर डोमेन ऑन द कंप्यूटेशनल साइड। तो मैंने अपना मास्टर जो था वो बायोसाइंसेस में किया, जिसपे मेरा माइक्रोबायोलॉजी में काम था। उसके बाद मेरा वायरोलॉजी का भी एक्सपीरियंस रहा। तो उसमें ये हुआ कि अभी तक मैंने आपसे ये सिर्फ कंफर्म करना है कि जब हम किसी प्रोफेसर को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स या लैब्स होती हैं। तो हम क्या डायरेक्टली उस प्रोफेसर को उसके ईमेल पे अप्रोच करते हैं? समटाइम्स वो आपको जवाब नहीं देते और समटाइम्स वो आपको जवाब देते हैं। तो अगर वो मतलब आपको जवाब नहीं दे रहे ओपन पोजीशंस पे, तो ऑब्वियसली कंपटीशन होता ही होता है। तो व्हाट इज द अदर वे कि जिसमें आप उसको डायरेक्टली अप्रोच कर सकें? क्योंकि मेरी फील्ड थोड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने एक प्रोफेसर को अप्रोच किया था, तो उसमें उन्होंने मुझे कहा कि हमारी बीएस कोई लैब्स होती हैं बायोसेफ्टी की, उसमें कहा कि हमारा प्रोजेक्ट उसके ऊपर चल रहा है, तो फॉर दैट नीड यू नीड सम सॉर्ट ऑफ द वैक्सीनेशंस। तो वो इवेंचुअली वो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं थी, जिसके सर्टिफिकेट की वजह से मेरा जो था वो प्रोसीजर नहीं हो पाया। उसमें रिक्वायरमेंट थी कि वो लगवानी ही थी लाजमी। तो इस केस में बताएं फिर क्या किया जाए इस केस में? इसमें जैसा कि आपने बताया कि आपका बीएस आपका बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है। जी, मेरा बीएस बायोइन्फॉर्मेटिक्स में है, और उसमें मैंने जो है वो बायोइन्फॉर्मेटिक एनालिसिस पे काम किया था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के अंदर ना, जीन फैमिली पे। ठीक ठीक, ये प्लांट्स पे। नहीं नहीं, मेरा जो था ह्यूमन जेनेटिक्स के ऊपर था। ठीक है। तो अभी मेरे ख्याल में आप के पास नादर मौका इस तरह से हो सकता है कि आप वो देखें जिनकी कह लें कि मॉलिक्यूलर का जैसे काम तो मोस्टली मॉलिक्यूलर का कर रहे हैं। और आप जब अपना केस प्रेजेंट करेंगे तो आप मॉलिक्यूलर साइड पे, लेकिन जब आप अपना एक्सपीरियंस या अपनी स्किल्स या एक्स्ट्रा कोई काम शो करवाएंगे ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स का, मेरे ख्याल में ये आपका एक प्लस पॉइंट हो सकता है। क्योंकि आजकल जो जर्मनी में अगर बात करें या ऑल ओवर ही डाटा साइंस जो है वो बहुत ही पॉपुलर है ना। तो इनका बिल्कुल। काम तो जो हल्की जितनी का हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ते हैं ना वो बीएस में पढ़ी थी, उनका इनका जो हल्का सा थक्का तरीन जो मॉलिक्यूलर वाला बंदा हो ना वो भी कर रहा होता है इतनी की बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो आप ये देखें कि आपकी मॉलिक्यूलर मिसाल के तौर पर वैक्सीनेशन पे काम है, तो आप अपना मिसाल के तौर पर अपने कोई ऐसे टूल्स को लर्न करें या ऐसी कुछ कोई डाटा एनालिसिस स्किल्स को थोड़ा सा कर लें जो कम से कम, जैसे कि एक टॉपिक को जो कवर करती हूँ। मतलब जो टूल है मसलन वैक्सीनेशन डिजाइनिंग, इसमें और क्या होता है डॉकिंग वगैरह की चीज़ें आती हैं, इस तरह का ड्रग डिजाइनिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें आती हैं। तो उसके अलावा इसमें ना कुछ कोर्सेज कर लें आप, ऑनलाइन जो कोर्सेज है ना, जैसे कोर्सेरा है वो, उसमें मेरे ख्याल में एक फ्री वाला ऑप्शन भी होता है बिल्कुल। कि आप उधर से, मतलब मैं अपना बताऊं तो मैंने ना वो कोर्सेज काफ़ी किए। मैं वेला बैठा तो ये चले मुझे था कि चले रिसर्च पेपर तो पता नहीं कैसे पब्लिश होता है, किन लोगों का होता है। फिर उसके लिए ज़ाहिर को काम किया हो फिर, या फिर काम भी कोई अच्छे लेवल का हो, और दूसरा पब्लिकेशन पे भी आपका अच्छा खासा खर्चा आता बाज़ दफ़ा। तो फिर मैं क्या करता था कि मुझे ये चीज़ें सस्ती लगती थी और आसान लगती थी, तो मैं फिर जो है ना वो बैठा जो है ना कोर्सेज इनरोल किए और उनको करता रहता था। जैसा कि मैं अपनी बात करूं, जब मैंने जिन दिनों अप्लाई करा तो सीवी में उस वक्त मेरे कोई 12-14 को कोर्स होंगे जो कि रेलिवेंट थे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के, और थे भी सारे फ्री। तो उनको ज़रा ना जो मतलब कह लें कि सिलेक्शन कमेटी कह लें या सुपरवाइज़र कह लें, तो वो देखता है कि इसका जो है ना वो सेल्फ लर्निंग वाला इसमें ज़रा ना है वो कि इसको सेल्फ लर्निंग का शौक है या करता है या ये इम्प्रूव कर लेगा। क्योंकि यहाँ पे पीएचडी में या वैसे भी स्टडीज़ में सेल्फ स्टडीज़ ज़्यादा है कि वो यहाँ पे आप अपना जो है ना वो खुद ही से ही मैनेज कर रहे होते हैं, कह लेंगे रिसर्च और पॉइंट व्यू के लिहाज से, या आपको जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। सुपरवाइजर तो हफ्ते में एक दिन आपको मिला है, थोड़ी बहुत जो उस वक्त के आपके क्वेश्चन है पिछले हफ्ते के वो डिस्कस करेंगे, आप आने वाली प्रॉब्लम्स तो ना डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ एक हफ्ता मजीद वेट करेंगे। तो उनको फिर ये होता है कि एक बंदा जो जितनी जल्दी इंडिपेंडेंट हो सकता हो तो उसको ज़रा लिया जाए, और उसका प्रोफाइल भी मैच हो रही है और सेल्फ लर्निंग का भी उसको शौक है, कुछ स्किल्स ऑलरेडी हैं उसके पास। तो ये मेरे ख्याल में आपका प्लस पॉइंट हो सकता है इस सेंस में कि आपको सिलेक्शन के चांसेस के लिहाज से। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि कोई टाइम ड्यूरेशन होती है जिसमें हमने प्रोफेसर को अप्रोच करना होता है? क्योंकि ऑब्वियसली जो पोजीशंस हाईलाइट होती हैं उसमें तो आप देखें टाइम ड्यूरेशन दी होती है, लेकिन अगर आप प्रोफेसर को ईमेल कर रहे हैं तो अराउंड द ईयर मतलब आप कर सकते हैं, या इज देयर स्पेसिफिक टाइम?
क्योंकि इनका, हाँ इनका तो आप मेरे ख्याल में किसी भी वक्त कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ जैसे नॉर्मली चाइना में तो लंबी छुट्टियां होती है ना, वहाँ पे तो उनका कुछ होता है, कोई रिप्लाई नहीं करते। तो जी इधर जी। मेरे ख्याल में इस तरह का ये दिसंबर के कोई आखिरी 2 हफ्ते इनकी छुट्टियां करते होते हैं, या कोई समर में कोई 1-2 हफ्ते होते हैं जब बच्चों को छुट्टी होती है, तब ये छुट्टियों पे जाते हैं। लेकिन ये तो छुट्टियों में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं हमारे से ऊपर, तो अजर तो इस तरह के कि जब छुट्टी होती है ना, तो उस दिन वो ज़्यादा हमें ईमेल कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बैठे प्लानिंग ही करते रहते हैं मेरे ख्याल। हम उनको कहते हैं कि छुट्टियां आई हैं, तो ये छुट्टियों में भी नहीं बैठ रहे आराम से ही, तो ये ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो होता ही है कि जैसा कि अब आप जो इंडिविजुअली सुपरवाइज़र को कांटेक्ट करने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर वो इंटरेस्टेड है आप में ना, और फिलहाल उसके पास कोई पोजीशन भी नहीं है, लेकिन वो आपको ये कहेगा कि 6 महीने बाद या 7 महीने बाद या 2 महीने बाद, मसलन मेरा प्रोजेक्ट गया हुआ है, उसकी वो फाइनल होता है या वो कंफर्म होता है, फंडिंग मुझे मिलती है, तो मैंने पोजीशन अनाउंस करनी है, वो आपको फिर ज़रा प्रेफर करेगा उस सेंस में, आप ऑलरेडी कॉन्टैक्ट में हैं। और दूसरा ये कि आप ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ आपके इस काम में, तो इसके रेलेवेंट मतलब मेरे पार्ट में बायोइन्फॉर्मेटिक्स का ये काम है, तो आप मुझे कुछ थोड़ा बहुत सेगमेंट दें, ताकि मैं अपने तौर पे पाकिस्तान में बैठा बिठाया मेरी लर्निंग भी होगी, और मैं ये वो कवर भी करता हूँ या सीखता हूँ, और उसको मैं करता हूँ और रिजल्ट मैं आपको सेंड करता हूँ, तो मेरी लर्निंग हो जाएगी। बस आपने अपनी लर्निंग तक ही बात रखेंगे ना, उन बाद लोगों को ये चीज़ भी अच्छी लगती है कि ये बंदा चले हमें कुछ भी बिला वजह बगैर पैसे के या बगैर किसी वजह से फ़ायदा देना चाह रहा है, और तो वो कनेक्ट होते हैं, इस तरह भी कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर आपको वो अपनी लिस्ट में कह लें कि वो टॉप पे भी ले आते हैं, और जैसे कोई पोजीशन अनाउंस होती है तो वो प्रेफर भी करते हैं आपको कि यार ऑलरेडी बंदा चल रहा है हमारे साथ, या इसका इंटरेस्ट है एटलीस्ट। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत। चलिए बाकी नेक्स्ट हेमंत। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। Sir, firstly, thank you for the informative session. सर मेरी दो क्वेरीज हैं। पहली ये कि CGPA कितना वेटेज रखता है फॉर PhD पोजीशन। लाइक मेरा बैचलर्स में स्कोर बहुत लो है, लेकिन मैंने फिर अपने MPhil में GPA अच्छा मेंटेन किया, लाइक इट्स 4 GPA, लेकिन मेरा बैचलर्स में 58% बनती है। तो क्या मैं PhD के लिए ऐसा क्या रेलिवेंट काम करूं कि जरा मेरा बैचलर्स का GPA का जो खामी है वो खत्म हो जाए। बैचलर का कितना बताया आपने? 58% सर। मतलब मैं अगर बात को बताऊं इस पोजीशन के लिए, तो ना तो यूनिवर्सिटी ने कोई थ्रेश होल्ड लिमिट बताई मतलब CGPA के लिहाज से, ना सुपरवाइजर ने कोई बात की इसमें, ना ही एम्बेसी ने कोई बात की, ना ही उनके किसी जगह पे कुछ कह लें कि वो मेंशन था कि CGPA की ये रिक्वायरमेंट है। तो इसमें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी बिल्कुल भी ना CGPA के लिहाज से। हाँ, जैसे कि दूसरे स्कॉलरशिप वो होते हैं पोर्टल, जैसे कि डार्ट वगैरह, उनकी में भी कोई रिक्वायरमेंट होती हो, लेकिन डेफिनेटली प्रेफर तो वो करते हैं कि CGPA अच्छी का मतलब एक मतलब ये भी होता है कि जी बंदा एफर्ट करने वाला है। लेकिन उसको आप कवर सकते हैं, कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बात की, अगर आपके रेलेवेंट कोई टूल्स हैं या कोई कोर्सेज हैं या कोई ट्रेनिंग्स हैं, वो अगर आपने अटेंड की, या पब्लिकेशन अगर आपकी कहीं को काम किया हुआ, तो उसको राइटअप वाला कुछ रहता है या कर सकते हैं आप मीन वाइल, तो वो साथ में वो आपका प्लस पॉइंट हो सकता है मजीद। लेकिन ओवरऑल जो है वो इस पोजीशंस के लिए PhD में CGPA का कोई इशू नहीं था बिल्कुल भी। जी सर। और सेकंड क्वेश्चन है, आपने कहा कि जो प्रोफेसर्स होते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जो इतना वो एक्सपोज नहीं करते हैं, तो उन प्रोफेसर्स को हम थ्रू ईमेल्स अप्रोच करेंगे या फिर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कुछ अप्रोच करना होगा उनको? लेकिन जो कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि जैसे कुछ काम इस तरह के होते हैं ना, कि होते तो बड़े आसान से हैं, लेकिन जस्ट किसी के दिमाग में नहीं आए होते, तो वो इस तरह की चीज़ें एक्सपोज नहीं करते, कि अगर हम इसको मेंशन करेंगे तो मे बी कोई और बंदा देखेगा, तो मे बी जब तक हमने करना है साथ में वो भी कर ले, तो वो क्लैश आ जाता है। लेकिन ये उसकी बात है जो प्रोजेक्ट अभी आ रहा है या अभी जिस पे काम करना है, लेकिन इनका ये नहीं है ना पाकिस्तान की तरह कि एक प्रोजेक्ट है तो वो उसी का ही शोर मचाया होता है पूरी यूनिवर्सिटी में कि हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, और एंड पे होता भी कुछ नहीं। लेकिन इनका ये है कि इनका एट अ टाइम कुछ 4-4 5-5 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, कुछ 4-5 सबमिशन में गए होते हैं, कुछ 4-5 की वो हायरिंग कर रहे होते हैं, 4-5 की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह से ना इनका वो मतलब एक कंटिन्यूस साइकिल में होता है। तो जो आप कह लें कि आपने तो अपनी क्या उसको कहते हैं प्रोफाइल इस लिहाज से देख रही है, जो ऑलरेडी उनकी लैब जो काम कर रही है, लैब का कोई पर्टिकुलर वो होता है ना टाइटल, कुछ ना कुछ तो होता है। जैसा कि मैं अपनी लैब की बात कर रहा था, तो वो असला को फंगस पे मेजरली उनका ये काम है, लेकिन साइड बाय साइड कुछ और भी चल रहा होता है, मॉलिक्यूलर होता है मॉलिक्यूलर के, लेकिन कुछ और भी चल रहा होता है।
तो इस लिहाज से जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड उनके काम है या कोई रिसर्च चल रही है तो बंदा उस लिहाज से अलाइन कर ले अपने आप को, हो थोड़ी सी लेटेस्ट जो भी उन्होंने कोई 1-2 साल पीछे में काम किया हो, तो उसके साथ अपने आप को अलाइन कर सकते हैं अगर ओके, आपको न्यू प्रोजेक्ट्स का आइडिया नहीं है क्या करना है। तो नेक्स्ट वन प्लीज। Thank you so much. वन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम जी अस्सलाम। सर, मेरा टॉपिक ऑर्गेनिक सिंथेसिस का है और उसके तकरीबन सारे पब्लिकेशंस लेट 90s के हैं या अर्ली 2010s के हैं, और रिसेंटली कोई उसके पेपर है ही नहीं, या बता सर्च भी करे फिल्टर आउट करे तो 3-4 निकल आते हैं। तो उसके लिए बंदा क्या करे कि उसके आगे बंदा कोई एप्लीकेशन फाइंड कर सके या उसकी पोजीशंस देख सके। एक और दूसरा क्वेश्चन अभी पूछ लूं। या प्लीज। दूसरा ये कि बंदा जो रीसेंट पेपर्स आए होते हैं, जो पब्लिश हुए होते हैं, जैसे कि 23 में या 24 में जो पब्लिकेशंस हुई हैं आपके काम के टॉपिक के रिगार्डिंग, उनको बंदा उस बंदे को बंदा अप्रोच कर सकता है मेल के जरिए। तो क्या इस बात की कोई हो सकती है चांसेस कि उसके पास पोजीशन निकले या उसने अभी अनाउंस ना की हो, तो बंदा उसको पर्सनली मेल कर सके, तो इस तरह हो सकती है पॉसिबिलिटी कोई? लेटेस्ट पेपर तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होते हैं किसी कांटेक्ट करने के लिए सुपरवाइज़र को, क्योंकि उनका मतलब एक पेपर आया किसी एक प्रोजेक्ट में, इसका मतलब है कि वो उनकी फर्स्ट कह लें कि रिपोर्ट होती है एक तरह से। और और एक ही प्रोजेक्ट में एट अ टाइम कह लें कि 2 से 3 लोग तो काम कर ही रहे थे, और एक बंदे के कम से कम 2 पेपर तो होते ही हैं ना। तो उनका कुछ ना कुछ काम चल भी रहा होता मीनवाइल, और कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड प्लान भी चल रहे होते हैं। तो ये तो ज़्यादा अच्छा है कि जो उनका जो लेटेस्ट जो टॉपिक चल रहा है उसके रेलेवेंट अपनी प्रोफाइल को डेवलप किया जाए, या अपना वो क्या उसको कहते हैं शो करवाया जाए विलिंगनेस को। तो ये तो एक ज़्यादा अच्छा। और पहला आपने जो पेपर की बात की, तो मतलब होते हैं कुछ टॉपिक ऐसे जिन पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, लेकिन काम उन पे चल रहा होता है, उस तरह से फाइंडिंग्स नहीं आ रही होती जिस तरह के कुछ दूसरे फील्ड्स में आ रही होती हैं। लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ करंट टेक्नोलॉजीज जो यूज़ कर ही रहे होते हैं ना, वो उनके कुछ काम चल रहा होता है। पब्लिकेशन अगर नहीं आई है वो एक अलग बात होती है। तो जो करंट कह लेंगे टॉपिक चल रहे होते हैं उसमें वो आप देख सकते हैं, या उसका कोई जो पास का एक छोटा सा कोई फ्रेगमेंट लेके, और जो लेटेस्ट आजकल के जो काम चल रहे हैं और उसके पेपर वगैरह नहीं है तो उसके साथ कुछ मिल मिला के कोई थोड़ा सा प्लान बनाया जा सकता है, या उसके रेलेवेंट स्पेशली जो पाकिस्तानी कोई सुपरवाइजर हो उनसे रब्ता किया जा सकता है कुछ ना कुछ। वो भी हेल्प कर सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में इस एंगल से आप प्लान बना सकते हैं, क्योंकि प्लान बेसिकली होता तो प्लान ही है, और ज़रूरी भी नहीं होता कि इधर आके आपने उस प्लान पे ही काम करना है। और प्लान में वो देखते यही है कि इसने इसकी प्लान फॉर्मेशन किस तरह की है या इसका थिंकिंग एंगल क्या है, जस्ट वो यही देखते हैं। मोस्टली यही होता है कि एज इट इज़ उस प्रोजेक्ट पे आके आप काम नहीं करते जो आपने खुद से बनाया होता है। अगर हाँ सुपरवाइजर के साथ मिलके बनाया वो फिर तो वो होता है कि चलें वो अपना टाइम भी दे रहा है और बना भी रहा है, तो फिर तो उस पर काम करना होता है। लेकिन नॉर्मली जो आप बना के सिलेक्शन के लिए शो करवाते हैं प्लान, वो जस्ट फॉर्मेलिटी कह लें एक तरह से होती है, या वो देख रहा होता है कि इसका थिंकिंग क्राइटेरिया या एंगल किस तरह का है, या साइंटिफिक किसकी थिंकिंग किस तरह की है। तो तो मतलब कि हम ब्रांच में अपनी ब्रांच में किसी और टॉपिक पे भी एक्सेल कर सकते बिल्कुल, जो आपकी थोड़ी बहुत भी रेलेवेंट हो उसमें भी बंदा हिट एंड ट्राई मेथड लगा रहे। मतलब मैं तो सिर्फ मॉलिक्यूलर का लफ्ज़ देखता था, बाकी नहीं देखता था कि एग्रीकल्चर है या ह्यूमन साइड है या एनिमल्स है या इंसेक्ट्स हैं या क्या है क्या नहीं है। एप्लीकेशन डाली जाओ, क्योंकि मेन टारगेट तो इस वक्त यही है ना कि हमने निकलना है। और इनका काम जो है जिस मतलब और इनमें हम पाकिस्तान में ही होता है कि आपने अपनी मेन लाइन में रहना है रिसर्च के लिहाज से, और वहाँ पे जॉब के भी प्रॉब्लम्स होते हैं डेफिनेटली। पाकिस्तान में प्रमोशन के भी इशू होते हैं कि आपका एमफिल हो रहा है जी पीएचडी हो रहा है तो डिपार्टमेंट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये कोई इस तरह का बिल्कुल भी इशू नहीं है। कंप्यूटर साइंस वाले बिल्कुल मॉलिक्यूलर में चले जाते हैं, और इधर जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स कर रहे हैं ना वो सारे के सारे कंप्यूटर साइंस वाले आते हैं। मतलब एमफिल कंप्यूटर साइंस किया होता है और पीएचडी में आते हैं वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। तो इंजीनियरिंग वाले आए होते हैं मॉलिक्यूलर में। तो इस तरह का इनका ना वो नहीं है, बस इनकी जिधर इंटरेस्ट डेवलप होगी तो वो आ जाते हैं, और इधर इशू भी नहीं है इनका। बस फाइनल डिग्री या रिसर्च, मेनली रिसर्च को ही देखते हैं किस में है, तो जॉब में इनको तो इशू नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में ये एक प्रॉब्लम होती है कि आपकी डिग्री और आपका जो तो है वो जॉब के लिहाज से वो अलाइन हो। तो रियाज भाई, अभी हम जितने पार्टिसिपेंट ने हाथ खड़ा किया है उनसे एक एक क्वेश्चन पूछेंगे, और आपको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो व्हाट्सएप जब ओपन किया जाएगा तो उसमें हम जो ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उसमें हम करेंगे। तो अभी फिलहाल एक एक क्वेश्चन काफ़ी जी 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 सही है। जी तबस्सुम।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे चाइनीज स्कॉलरशिप के लिए हम पहले प्रोफेसर को ईमेल करते हैं एक्सेप्टेंस के लिए, तो इस तरह से डार्ट स्कॉलरशिप के लिए भी करते हैं, और इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, हम कब अप्लाई कर सकते हैं? रियाज भाई आप जवाब देंगे क्या मैं दूं? डार्ट के लिए तो आप ही देंगे। अच्छा। इसका सीन कुछ यूं है कि जो डार की स्कॉलरशिप्स होती हैं उनका क्राइटेरिया है तो थोड़ा सा लिटिल बिट हार्ड होता है। उसमें दो ऑप्शन पे ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो मुश्किल पे फेस आती है उनको। एक तो आइल्स 6.5 और एक जो है मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होता है। ये दो चीज़ों की वजह से जो है ना वो स्टूडेंट मार खा जाता है। इवन बैचलर के बाद भी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप मास्टर के लिए स्कॉलरशिप एलिजिबल हैं अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी कर रहे हैं। तो उसमें कोई खास टाइमलाइन नहीं है, टाइम फ्रेम नहीं है। आपने बिल्कुल ईमेल नहीं उनको करनी होती। जस्ट आपने ये देखना था डार की वेबसाइट पे जाना कि आपने देखना वहाँ कि आपका जो प्रोग्राम है कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। अगर वो आपकी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं तो आपने मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आप प्लेटफॉर्म के थ्रू मैक्सिमम जो है वो 3 प्रोग्राम में अपनी रेलिवेंट फील्ड के रेलिवेंट 3 पे अप्लाई कर सकते हैं। जब आपने उनको सबमिट कर देनी है डार वालों को, सॉरी डार को नहीं करनी, आपने अपने फैकल्टी को या डिपार्टमेंट को सारे डॉक्यूमेंट्स सेंड करनी है अपनी एप्लीकेशन। फिर वो जब उसको शॉर्टलिस्ट करेंगे अगर आप उसमें एलिजिबल होते हुए तो फिर वो डार से कांटेक्ट करेंगे कि ये स्टूडेंट जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरा है। तो फिर वो डार वाले जो है वो पर्सनली आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। तो फिर आपने दोबारा वो एक लिंक आपको देंगे जहाँ पे डार का एक पोर्टल क्रिएट होगा। फिर आपने वो डॉक्यूमेंट्स दोबारा से अपलोड करने हैं तो फिर वो आगे से वो फर्दर जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू करेगा। तो ये था। बाकी जो भी क्वेश्चनिंग होगी हम व्हाट्सएप जो है वो फ्रीक्वेंटली डे बाय डे ओपन करते रहेंगे तो वहाँ पे जो भी क्वेश्चन किसी का होगा वो पूछ सकता है वहाँ। तो नेक्स्ट बरिया इलियास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं एमफिल के बारे में, एमएससी के बारे में पूछ रहा था कि सर जर्मनी में कोई है स्कॉलरशिप इसकी एमएससी की एग्रीकल्चर में, अभी एमएससी अवेलेबल है? एमएससी की स्कॉलरशिप बेसिकली जर्मनी में ओवरऑल वैसे वर्ल्ड वाइड देखा जाए जिसमें अगर जर्मनी भी कंसीडर होता है एक तो इरासमस की होती है। उसमें जी सर। इरासमस में ये सीन होता है कि आप सेमेस्टर टू सेमेस्टर डिफरेंट कंट्रीज में करते हो और बहुत सारे प्रोग्राम फुली फंडेड भी होते हैं। वो आपको देखना पड़ता है कि जिस प्रोग्राम में आप फाल करते हो उसका प्रोजेक्ट चल रहा है तो फिर वो आप एलिजिबल हो फुली फंडेड के लिए। अगर उसकी डेडलाइन एंड होगी तो फिर आप सेल्फ के लिए एलिजिबल हो। दूसरी जो चीज़ होती है वो है डार की स्कॉलरशिप। डार की स्कॉलरशिप ऑलरेडी डिस्कस की है कि वो दो क्राइटेरिया जो हार्ड ज्यादातर होते हैं। एक आइल्स 6.5 मिनिमम, मिनिमम इतना होना चाहिए, नो लेस देन 6। और दूसरा 2 साल का एक्सपीरियंस। मास्टर के लिए ये दो स्कॉलरशिप हैं जो इरासमस है उसमें सेमेस्टर एक्सचेंज बेसिक होता है कि आप एक सेमेस्टर एक कंट्री में दूसरा दूसरे कंट्री में करते हो, तीसरा जो भी इस तरह मतलब एक पॉलिसी हिसाब से। सर विदाउट आइट्स कोई नहीं है उसकी, डार्ट की स्कॉलरशिप कोई नहीं है विदाउट नहीं, आइट्स? विदाउट आर्ट स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं है। उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये चीज़ स्पेसिफाई है कि आपका 6.5 होना चाहिए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू वेरी मच। ये मुरीद प्लीज अनम्यूट। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी मैंने मैसेज भी किया हुआ है कि जो अभी रिसेंटली स्कॉलरशिप्स आई हैं इनकी, एक तो दाद है, दूसरा इरिज्मिस। इरिज्मिस की अभी डेडलाइन एंड हो गई है। इरिज्मिस का कब इनटेक शुरू होता है, कब हम प्रोफेसर्स को मेल्स कर सकते हैं या वो रिस्पॉन्स करते हैं, एक्सेप्टेंस जरूरी होता है या नहीं होता, ओके। ये चीज़ें जाननी होती हैं। तो इरासमस का जो बेसिकली है वो नवंबर, मिड ऑफ नवंबर कंसीडर करें कि मिड ऑफ नवंबर से ऑनवर्ड शुरू होता है। और कुछ के जनवरी मिड तक एंड हो जाती हैं, कुछ की मार्च फेब की मिड तक होती हैं, कुछ की अप्रैल। तो वो प्रोग्राम टू प्रोग्राम डेडलाइन की वेरी कर रही होती है। उसमें आपने किसी प्रोफेसर को अप्रोच नहीं करना होता। बाकी स्कॉलरशिप की तरह आपने जस्ट उनके जो इरासमस का प्लेटफॉर्म है उस पर ऑफिशियल लिंक दिया होता है। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट सब कुछ दिया होता है। वहाँ पे बताया भी होता है कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो जस्ट आपने अप्लाई करते हैं, बाकी फिर आपने उनके जो डिसीजन का है वो वेट करना है 2 से 3 तक। के लिए भी नॉर्मली कुछ प्रोग्राम के लिए विदाउट आइल्स भी चांसेस होते हैं, और लेकिन नॉर्मली जो है वो आइल्स रिकमेंडेड होता है। जी नीलम। नीलम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछना था कि मास्टर्स के लिए स्कॉलरशिप्स हैं एरास्मस और डार्ट, लेकिन पीएचडी लेवल पे इस तरह की कोई स्कॉलरशिप नहीं है।
तो हम्म। फिर प्रोफेसर को ही अप्रोच करें और उसके लिए जो रिसर्च प्रपोजल है अगर आपके पास है तो सीवी के साथ ये भी अटैच कर दें। रियाज भाई, आपका क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि फर्स्ट टाइम पे सेंड ना किया जाए प्रपोजल। अगर आपका कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल है या मतलब आप समझते हैं या मतलब जैसे बंदा कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट में काम कर रहा होता है तो उसमें रिसर्च प्रपोजल स्ट्रॉन्ग हो सकता है। मतलब बनाने के लिहाज से बात करें या आपका कह लेंगे जो काम किया होता है तो एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है या थिंकिंग के लिहाज से भी। और अगर रफ सा है, मोस्टली ये भी होता है ना कि रफ सा हम बनाते हैं अपने। मैं तो रफ सा ही बनाता होता क्योंकि मेरे पास कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं होता था। मैं फिर सेंड नहीं करता था क्योंकि वो ज़ाहिर अगर उसमें कोई वीक पॉइंट्स हैं तो वो जो सीवी अगर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल भी रही है ना तो वो ज़रा उधर से वीकनेस आ जाती। तो फिर मैं तो जस्ट सीवी को ही प्रेफर करता था। और जहाँ पे डिमांड होती रही थी, रिक्वायरमेंट होती थी कि रिसर्च प्लान अटैच करना ही करना है तो फिर मैं करता था, वरना सीवी इनफ है। और ये पोजीशंस के लिए जस्ट सीवी को ही वो देखते हैं, प्लान को वो डिमांड नहीं करते, मोस्टली नहीं डिमांड करते। हमजा, एक बार ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक चैट में शेयर कर देना, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उसको ज्वाइन कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इज रोमान। प्लीज अनम्यूट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने पीएचडी के एडमिशन के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी थी सर। एक्चुअली मेरा एमफिल जो है वो 2017 का है जूलॉजी में। तो मैं पीएचडी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो मुझे गाइड करेंगे क्या इसका पॉसिबल है कि जर्मनी में मैं एडमिशन ले सकूँ? जी रियाज भाई। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ये पॉसिबल तो है, लेकिन आप अपना जो थोड़ा सा गैप है ना उसको कोई अपनी एक्टिविटी के लिहाज से उसको शो करवा दें कि आप इतना टाइम मतलब टीचिंग करती रही हैं या कोई आप जी जी। फ्रीलांसिंग करती रही हैं अपने फील्ड के रेलेवेंट कह लें। मेरे पास जी सर, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, ओए लेवल स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। और पर मैंने इरास्मस और दाद में देखा था कि नॉट मोर देन 6 years ओल्ड योर प्रीवियस डिग्री, तो उसके लिए मैं कंफ्यूज थी। आप डार्ड पे अगर मतलब एलिजिबल नहीं है तो ये जो पीएचडी पोजीशन ओपन वाली यहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि यहाँ पे तो इसका प्लस पॉइंट है कि आपका एक्सपीरियंस जो है वो काउंट होता है और आपका इधर कह लें कि पे स्केल इंक्रीज हो जाता है। मतलब अगर मैं जैसे कि मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा था पाकिस्तान में, तो मतलब नॉर्मली लेवल 1 मिलता है जब आप पीएचडी पोजीशन ज्वाइन करते हैं, लेकिन वो कॉलेज अगर आपका पीछे कोई एक्सपीरियंस है साल 2 साल का रेलेवेंट फील्ड में तो वो आपको नेक्स्ट लेवल मिल जाता है। मतलब मुझे सेकंड लेवल मिल गया तो था सर शुरू में ही। टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो पीएचडी के लिए रेलिवेंट कंसीडर किया जाता है कि नहीं? आप उसको जरा थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना एक्सपीरियंस को। मतलब आप उसमें बायो अगर पढ़ाती मिसाल के तौर पर, तो जी। इस तरह से उसको लिंक कर लें कि मतलब क्या उसको बोलेंगे आप अपने फील्ड के लिहाज से ना उसको लफ्ज़ सिर्फ मॉडिफाई कर लें, एक्सपीरियंस वही रहता है। और लेटर बनवाना तो कोई मसला नहीं है स्कूल कॉलेज वगैरह से तो मेरे ख्याल में। जी, वो तो मेरे पास है सर। तो उसको बस वो अगर लेटर में क्लियरली जिस तरह का आप मेंशन करेंगे ना उस तरह का ही लेटर में वो मेंशन करवा लें तो वो आपका रेलेवेंट हो जाता है बस। तो इसमें वो वेरीफाई भी नहीं करते, मतलब पूछते भी नहीं कि इसने ये वाकई किया कि नहीं, आपने बस लिखा है तो ठीक है। बस ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेट मांग लेते हैं और सर्टिफिकेट में भी वो वेरीफाई नहीं करते। मतलब मैंने तो अपने सुपरवाइजर से बना के बस दे दिया था, तो वो पीछे कोई नहीं कॉन्टैक्ट करते, ठीक बस है, कहते हैं वो यानी उसको कि कंसिडर कोई कर रहे हैं। 6 year 7 year का गैप जो है वो इशू नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। आप उसको बस रेलेवेंट करेंगे तो वो आपका बल्कि प्लस पॉइंट हो जाएगा 7 ईयर एक्सपीरियंस। चलें, थैंक यू सो मच सर। तो और उसमें बंदा उसको ज़रा इम्प्रूव कर लेता है कि आपका टीचिंग शौक है, उस लिहाज से वो अपना क्या कहते हैं आप मेंशन कर सकते हैं, तो इस वजह से। सो अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। अस्सलाम। हाँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है सर, मैंने अभी ना डीबीएम किया है, अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ हूँ, तो सर आगे फर्दर एमफिल के लिए मतलब क्या प्रोसीजर होगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिहाज से, और किस तरह के मतलब स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं? सर डिपेंड करता है कि आपकी थिंकिंग क्या है। मीन्स कि आप टारगेट किस कंट्री को कर रहे हो, किस तरह की स्कॉलरशिप आप चीज करना चाहते हो। मीन्स कि हर कंट्री का या हर प्लेटफॉर्म का सिर्फ क्राइटेरिया होता है, रिक्वायरमेंट। जैसे अगर मैं जुबान की स्कॉलरशिप की बात करूं जो उसकी फेमस है मैक्स स्कॉलरशिप के नाम से, उसमें ये है कि आपने उनकी जो एम्बेसी है उनको अप्रोच करना होता है अपनी डॉक्यूमेंटेशन लेके। और चाइना में ज़्यादातर आपको प्रोफेसर को भी अप्रोच करना होता है। तो इस तरह हर कंट्री का जो वो वेरी करता है अपने तरीक़ेकार। अगर हम जर्मनी की बात करेंगे तो जर्मनी में मोस्ट फेमस दास स्कॉलरशिप है, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। फिर अगर विद इन यूरोप की बात की जाए तो वो बन जाती है इरास्मस की स्कॉलरशिप है, वो भी ऑलरेडी
डिस्कस कर चुके हैं। और बाकी फिर कंट्री टू कंट्री की हर एक की अपनी एक अथॉरिटी होती है, एक बॉडी होती है जो फंडिंग करती है। इस तरह जर्मनी में डार की है, और इस तरह स्वीडन में एसआई के नाम से है। तो वो उनका हर एक का जो है वो अपना अपना क्राइटेरिया, एक एक अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो फिर आपको हर चीज़ को एक इंडिविजुअली देखना पड़ेगा। जी ठीक है, थैंक यू सर। ओके, तो साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जर्मनी में पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए कोई पोर्टल होता है, जैसे कि मास्टर्स के लिए है, जहाँ पे सारी पोजीशंस अनाउंस होती हैं। मेरा वैसे बैकग्राउंड एमफिल एजुकेशन मैंने किया हुआ है और जॉब भी कर रही हूँ, तो मैं चाह रही थी कि पीएचडी एजुकेशन में करूँ या इससे रेलिवेंट कोई भी सब्जेक्ट। जी रियाज भाई। जी शायद हमजा भाई मैसेज भी कर रहे हैं, वी विल शेयर इन ग्रुप, इसी के बारे में शायद बात कर रहे हैं। नहीं, वो रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें मैंने तो नहीं देखा, शायद हो लेकिन मेरे इल्म में नहीं। तो इसमें क्योंकि पीएचडी आप इंडिविजुअली कह लें कि वो सुपरवाइजर से कांटेक्ट कर रहे होते हैं पीएचडी पोजीशन के लिए। तो पोर्टल, एडवर्टाइजमेंट के पोर्टल तो हो सकते हैं जिसमें मतलब डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, मतलब जो भी पोजीशन अनाउंस हो रही हैं वो तो शायद हैं, लेकिन अप्लाई करने के लिए जैसे एमफिल में आफाक भाई करते हैं उस तरह का मतलब मेरे इल्म में नहीं है कि जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो किसी सेकंड मीडिएटर के थ्रू। नहीं नहीं, मैं आपकी बात यहीं पे आपको एक्सटेंड करूंगा बात को। आपने बिल्कुल ठीक बात की। पीएचडी के लिए कोई खास स्पेसिफिक पोर्टल नहीं है कि जहाँ पे एक ही जगह पे आप अप्लाई करोगे तो आपका दूसरी जगह पे हो जाएगा। जर्मनी में पीएचडी के लिए एक तो रियाज भाई ने पहले डिस्कस किया कि वो उनकी जो डिपार्टमेंट होते हैं या जो फैकल्टी होती है उनको आपने अप्रोच करना था, देखना था कि अगर उनके पास प्रोजेक्ट आया आपके फील्ड के रेलिवेंट तो वहाँ से होता है जो प्लेटफॉर्म के थ्रू रियाज भाई अभी आए हैं। दूसरा जो पीएचडी का सबसे बेस्ट और जो मोस्ट फेमस कंसिडर की जाती है वो है डार्ट की स्कॉलरशिप। इसमें ये सीन होता है कि आपने जब वो आप देखते हो डार्ट की वेबसाइट के कि आपकी जो फील्ड के रेलिवेंट प्रोग्राम जो है उसकी फंडिंग या स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है, फिर आपने उस चीज़ को देखना कि ये किस यूनिवर्सिटी या किस फैकल्टी को ऑफर कर रही है। तो फिर आपने उस फैकल्टी में आपने एप्लीकेशन ड्रॉप करनी होती है। आप डाल के थ्रू मैक्सिमम 3 स्कॉलरशिप 3 प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो। मीन्स अपनी फील्ड के रेलिवेंट 3 प्रोग्राम मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं आप कर सकते। तो फिर वो जब आपकी सिलेक्शन होगी या जो वो आपकी असेसमेंट करेंगे आपके डॉक्यूमेंटेशन की, अगर आप उनके रिक्वायरमेंट और क्राइटेरिया के पूरा उतरोगे, फिर वो अप्रोच करेंगे डार को, जो उनकी फाइनेंसिंग बॉडी कहते हैं। फिर वो डार वाले जो है वो खुद आपसे रब्ता करेंगे। वहाँ पे एक पोर्टल क्रिएट होगा जहाँ पे फिर आपने फर्दर अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर जहाँ से आगे का आपका जो स्कॉलरशिप वाला प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। ओके, तो हारून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो सर, जी सर क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं अभी करंटली फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ कंप्यूटर साइंस का। तो सर मेरा CGPA जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी चल रहा है 3.8 चल रहा है, ठीक है सर। और सर मैं आगे मास्टर्स के लिए प्लान कर रहा हूँ जर्मनी का, लेकिन सर बेसिकली हम मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, तो ब्लॉक अमाउंट का एक मेरे लिए बहुत बड़ा एक इशू है जो मैं अफोर्ड आप चाह रहे हो नहीं कर पा रहा। स्कॉलरशिप? तो सर इसके अल्टरनेट कोई जी स्कॉलरशिप मास्टर। मास्टर की स्कॉलरशिप अरुण भाई ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसमें डार की होती है और नॉर्मली इरास्मस के होते हैं, लेकिन इरास्मस में वो ये नहीं होता कि आपका 2 साल का एजुकेशन कम्प्लीटली जर्मनी में ही होगा। में आपका सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम होता है। बाज़ का आप 1 साल जर्मनी में होते हैं और बाज़ का जो साल होता है वो किसी और कंट्री में होता है। मीन्स के वो जब आप अपने प्रोग्राम के एलिमेंट सर्च करते हो वहाँ पे बताया होता है कि ये डिग्री किन कंट्रीज में ऑफर हो रही है, इनके उनके साथ किन किन के साथ इनका कोऑपरेशन है। फिर जब आप अप्लाई करते हैं वो आपसे पूछते हैं कि आपने पहला साल किस कंट्री में स्पेंड करना है और फिर दूसरा साल किस कंट्री में स्पेंड करना है। फिर उस अकॉर्डिंगली जो इरास्मस वाले हैं आपकी जो सिलेक्शन होती है, जो भी आपने किया होता है अपनी प्रोफाइल होती है, उसके बाद फिर आप पास करके तो आप उसके अलावा जर्मनी में ब्लॉक अमाउंट के अलावा ये दाद की स्कॉलरशिप है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी है। तो तीसरा उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है कि ब्लॉक अमाउंट की एग्जेम्पशन मिल जाए।
सर ये डार्ट की जो स्कॉलरशिप है इसके लिए ये जो क्राइटेरिया रिक्वायरमेंट्स है मतलब वो 2 ईयर एक्सपीरियंस मांगते हैं सर। अगर मैं इस तरह एक एक्सपीरियंस अपना लेटर बना लूँ कि मैंने पार्ट टाइम एजुकेशन के साथ साथ ही जो है ना मैंने काम भी कर रहा था सॉफ्टवेयर हाउस में, मतलब मेरे ये है कि मुझे प्रैक्टिकल काम आता भी है, मेरे साथ किया भी है, तो वो वो एक्सेप्टेबल होगा? बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो जाता है नॉर्मली। उसमें ये सीन होता है कि जब आप पार्ट टाइम जॉब का उन्होंने क्राइटेरिया रखा होता है कि आप 1 साल पार्ट टाइम जॉब की हो, जब आप उसको विद एक्सप्लोर करते हैं ना, तो आई थिंक वहां पे उन्होंने स्पेसिफाई किया होता है कि आपने इतने घंटे काम किए हो। तो अगर तो आप उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आप उसके लिए एलिजिबल हो, आप ट्राई कर सकते हो, अप्लाई कर सकते और सर दैट जो स्कॉलरशिप है वो मेरिट बेस्ड है या इंटरव्यू टेस्ट बेस्ड है? हो। वो ओवर आ रही है, उसमें मेरिट बेस भी हो सकता है, उसमें आपको पर्सनली इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं आप। अगर ओबियसली अगर कंपटीशन ज्यादा है तो फिर वो देखेंगे कि जो सबसे बेस्ट स्टूडेंट कौन सा है, तो फिर वो असेस करेंगे कि इस बंदे ने, ओबियसली सबको ही पता है कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वो तो फेक भी बन जाते हैं, वो वर्ल्ड वाइड काम चल जाता है। फिर उन्होंने असेस करना होता है कि आप वाकई ही प्रोग्राम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो नॉर्मली वो फिर इंटरव्यू भी कंडक्ट करते हैं। इन केस अगर ज्यादा कंपटीशन नहीं हो तो शायद एग्जाम्पशन मिल जाए। ओके सर, सो नेक्स्ट वन, वरदराज। वरदराज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम। जैसे दा स्कॉलरशिप के लिए आप बता रहे हैं 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है सर। सर आवाज नहीं आ रही? जी जी, आ रही बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम, मैं आवाज कह रहा हूँ नहीं आ रही? जैसे आप बात कर रहे हैं कि दा स्कॉलरशिप के लिए स्कॉलरशिप के लिए तो आइलेट्स चाहिए होता है, और दूसरा जो 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है सर जी, वो मास्टर के लिए भी चाहिए होता है? वो सबके लिए चाहिए, मास्टर्स के लिए भी और पीएचडी के लिए भी। पीएचडी के लिए तो फिर डेफिनेटली आपकी मास्टर की डिग्री भी लगेगी। मास्टर के लिए तो फिर वो डेफिनेटली 2 साल का एक्सपीरियंस। तो सर जी एक्सपीरियंस किस चीज़ का, अपनी रिलेटेड डिग्री के चाहिए होता है? एग्जैक्टली, अपनी फील्ड के रेलिवेंट हो, तो आपने कुछ परफॉर्म किया हो। Also, ओके सर, थैंक यू। जुरीद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जैसे अभी रियाज सर ने मेंशन किया कि हम डिफरेंट सर्टिफिकेट्स वगैरह अपने डिग्री के रिलेटेड कर सकते हैं, हम्म, तो मैं जी वो पूछना चाहता था कि कितने होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम कितने हम कर सकते हैं और मिनिमम, ये क्वेश्चन था मेरा। जी रियाज भाई। वालेकुम सलाम। इसमें नंबर की तो नहीं है, मतलब आपने अपने फील्ड के रेल में जितने ज़्यादा क्यों उतनी बेहतर है, वो जितना वो कहते हैं ना गुड़ उतना मीठा ज़्यादा, वो वाली बात है कि आपने मतलब ज़ाहिर है, मतलब आपने 5-7 किए हैं तो इसका मतलब आपने 5-7 कोर्स किए हैं, तो 5-7 टॉपिक्स में अलग अलग आपको जो भी कोर्स किया उसकी हाव नाव तो है ना। तो ये इस लिहाज से था कि आप मतलब अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला है, या तो उसने कोई एक डिफरेंट लैंग्वेजेस पे किया होगा कोर्स, ठीक है, मतलब पाइथन जावा ये वो, तो वो उसके मतलब उसके पास 3-4 वो स्किल्स हैं, या एटलीस्ट उसको इंट्रोडक्शन तो है। इसी तरह कोई और टूल्स के रिलेटेड किया है, या मतलब हर फील्ड के अपने रेलेवेंट पढ़े हैं, और हर तकरीबन हर फील्ड के मेरे ख्याल रेलेवेंट पढ़े हुए हैं कोर्सेज वहाँ पे कोर्सेरा पे। और भी कुछ प्लेटफॉर्म है लेकिन वो शायद पेड हों, लेकिन ये तो इसका तो मुझे आइडिया है कि ये इसमें एक फ्री वाला ऑप्शन भी है। तो ठीक। उसके अलावा भी आप ट्रेनिंग्स जो होती हैं, वो जो जैसे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में या डिपार्टमेंट्स में ट्रेनिंग्स भी होती हैं, कुछ 4 दिन 5 दिन की इस तरह से, या मतलब अगर कोई कंप्यूटर साइंस का है तो सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी शायद ट्रेनिंग्स होती होंगी या इंटर्नशिप्स होती होंगी इस तरह से। तो जितनी हो उतना ही ज़्यादा बेहतर है, उतना ही आपका विजन भी इम्प्रूव होता है और आपकी प्रोफाइल भी। थैंक यू सर। नेक्स्ट वन, हैप्पी। क्या जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी जी। सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आप एक स्टूडेंट को गाइड कर रहे थे पहले कि एमफिल के लिए जब आपने अप्लाई करना है तो बैचलर डिग्री का आपका होना ज़रूरी है, तो सर मेरा ये था कि अगर हम 7 सेमेस्टर में ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट्स एंड डीएमसी, तो उसकी बेस पे अप्लाई कर सकते हैं हम सर? वैसे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका प्रोग्राम कौन सा, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। जितने प्रोग्राम्स का मुझे एक्सपीरियंस है, जितना मैंने हंट किया, उसमें उन्होंने लिखा था कि मिनिमम 16 मीन्स कि आप की 6 BS कंप्लीट हो। लेकिन कुछ प्रोग्राम मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनमें उन्होंने कहा कि आपका अगर लास्ट सेमेस्टर भी चल रहा हो तो आप के लिए भी एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं।
फिर जब आपकी वो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो तब आपने प्रॉपर जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सबमिट करवाना है। उसमें भी ऑलमोस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन चांसेस कम होते हैं। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, मिल जाते हैं। जी जी, तो सर ये सारी कंट्री का ऐसा ही होता है जो सिर्फ जर्मनी में सर ऐसा होता मोस्टली तो इस तरह ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, ये आपको फिर इंडिविजुअली वो सर्च आउट करना पड़ेगा। है? जी जी ठीक, थैंक यू सर। तो नेक्स्ट वन मायदा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे टू क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला तो ये कि मैंने एमफिल किया है करंटली जनवरी में 2024, और अपने जो मैंने एमफिल किया है वो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स में किया है, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में। तो मैं दिसंबर पास्ट सितंबर से ही ट्राई कर रही हूँ स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई करना, और मैंने कोर्सेज भी किए हैं जैसे सर ने बताया है कोर्सेरा से। तो मैंने भी ऑलमोस्ट 9 to 10 कोर्सेज जो हैं फ्री वो किए हैं। उसके बाद मेरी पब्लिकेशंस भी हैं, मोर देन 20 पब्लिकेशंस है मेरी। लेकिन अब मुझे हर तरफ से ही रिजेक्शन मिल रही है। मैंने चाइनीज प्रोफेसर्स को भी मेल किया, मुझे किसी एक ने भी रिप्लाई नहीं किया। मैंने मलेशियन को की, वो पहले एक्सेप्टेंस तो दे देते हैं और ये कह देते हैं कि प्रपोजल जो है वो आप इस तरह बनाएं उस तरह बनाएं। वो प्रपोजल बनाते बनाते मेरे को 15 to 16 प्रपोजल्स बन चुके हुए हैं। लेकिन जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो वो बाद में कहते हैं कि वी आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ फंड्स, सो आप अगर सेल्फ पे करना चाहते हैं तो ये। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर मैं जर्मनी में अपनी इस प्रोफाइल के साथ अप्लाई करना चाहूँ तो क्या बेस्ट वे होगा, बिकॉज दिसंबर से अब तक सिर्फ रिजेक्शन मेल्स ही रिसीव हुई हैं मुझे। जैसे सर ने अप्लाई किया है ये जो सेल्फ पोजीशंस होती हैं, मैंने वैसे उन पे भी अप्लाई किया, लेकिन मेरा उन पे भी रिजेक्शन ही मिली है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, हमारे पास जो पोजीशन है वो फिल्ड हो चुकी है, ये है। तो लाइक होप मुझे तो कोई नजर ही नहीं आ रही। अब जितनी रिजेक्शंस मुझे मिल चुकी हैं डेली बेसिस पे दो तीन मिलती रहती हैं। जी रियाज भाई। ये असल में आप मैंने शायद थोड़ी पहले भी हल्की सी बात की थी कि एक तो 100 में से एक की उम्मीद रखें। रिप्लाई की मैंने चले 10 का बोला, 100 में से 10 की रिप्लाई की उम्मीद रखें, उससे 10 में से कोई एक इंटरव्यू की उम्मीद रखें। मतलब ये मैं वो भी नहीं कर रहा, हौसला शिकनी नहीं कर रहा। जस्ट इतना बंदे ने पहले ज़हन बनाया हो ना तो इतनी फील नहीं होगी। जैसे वो मतलब जितनी जो बंदे ने मुश्किलात से गुजरा हो ना वो बड़ी बड़ी से, तो उसको छोटी फील नहीं होती। इसी तरह से जिसने 100 रिजेक्शन देखी हो तो उसको 2-3 रिजेक्शन कुछ भी नहीं कहेगी। मतलब ये ट्राई करना है आप। मतलब पाकिस्तान में अगर हम कहीं पे भी छोटी सी जॉब पे भी आजकल तो कहीं प्राइवेट स्कूल में भी अप्लाई करना हो ना, तो जब आप जाते हैं ना वहाँ पे उनके डेमो के लिए, तो वहाँ पे भी 40-50 लोग आपको मिल जाते हैं, वो भी एमफिल वाले। तो ये हालात जो हैं सिर्फ पाकिस्तान के नहीं है, ये दुनिया में भी ऐसे ही है। बेरोजगारी तकरीबन बढ़ रही है, ये महंगाई सारी तरफ ही ये मामला हैं। और उसके अलावा उनके लोग तो अब मिसाल के तौर पे अब जब हम किसी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ हम तो नहीं ना कर रहे। हम हमारे जेल में कितना नंबर हो सकता है, मे बी 100-200 का हो, लेकिन शायद वहाँ पे 10,000 लोग हों जिन्होंने अप्लाई किया हो। तो बाज़ दफ़ा वेट करना पड़ता है, लेकिन ये है कि कोशिश आपके ज़िम्मे है सारी की सारी, और उसके बाद जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह के ज़िम्मे है। और दुआ करें, स्पेशली मुझे तो कोई पूछे मैं तो पता उससे क्या कहता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि आप 2 नफल पढ़ें हाजत के, और अल्लाह से ये दुआ करें जो मेरे हक़ में बेहतर है और हर लिहाज से ईमान, इज़्ज़त, जान, माल हर लिहाज से बेहतर है, अल्लाह ताला वो मुझे दे। तो अल्लाह की मदद भी शामिल हो जाती है, फिर आपको वो अच्छे से शायद थोड़ा वेट करना पड़े लेकिन ज़्यादा बेस्ट मिल जाए, बेहतर से भी बेहतरीन मिल जाए। तो इससे मतलब हौसला नहीं है कम होना चाहिए, लेकिन कोशिश जारी रखनी चाहिए। बाद लोग होते हैं कि वो कोशिश छोड़ देते हैं, तो छोड़ने का मतलब आप तो निकल गए ना गेम से, तो ट्राई करते रहना चाहिए। तो यही मैं आपसे कहूँगा बस। और उन लोगों के पास बैठे जो हौसला बढ़ाने वाली बातें करते हैं, और उन लोगों के पास ना बैठे जो कहते हैं भी कोई हालात नहीं, मर गए, पाकिस्तान में महंगाई है, ये है, वो है, फलां है, मेरा कुछ नहीं बनना, मैंने गलती की, पढ़ के वो फिर आप बंदा और डिसहार्ड होता है, फिर वाकई कुछ नहीं होना। तो बस दुआ करें और कोशिश करते रहें और अच्छे लोगों के पास बैठें जो अल्लाह की उम्मीद की बातें करें और मेहनत की बात करें। तो इन्हीं का एक और क्वेश्चन चैट में है कि जर्मनी में कैसे अप्लाई करें, जर्मन प्रोफेसर को मेल करें? जी जी बिल्कुल, जैसे मैंने पीएचडी पोजीशन के लिहाज से हम बात कर रहे थे, तो उसमें तो आप जितना ज़्यादा इंडिविजुअली टारगेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको कह लेंगे एक्सपोजर होगा। और फिर आप उनसे इन टच भी रहने की कोशिश करें, वो अगर मे भी रिप्लाई ना करें लेकिन इन टच रहने की कोशिश करें, या उनके रेलेवेंट जिसमें आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तो उनके रेलेवेंट जो एक्सरसाइजेज होती हैं या प्लान्स होते हैं रिसर्च के लिहाज से, उसको करते रहने की कोशिश करें, ताकि एक आज आप एक उसी से रब्ता करें, मे बी 6 महीने बाद आप इस काबिल हों कि दोबारा रब्ता करें, तो आपको फील हो कि मतलब उस टाइम मेरे पास ये कमी थी या ये एक्सपीरियंस नहीं था या ये नहीं तो अब मेरे पास है। तो ये भी एक इस तरह से हो सकता है, लेकिन रब्ता रब्ता ट्राई 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 इस तरह से
उसमें भी स्पेसिफिक ना हो, यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से भी स्पेसिफिक ना हो, कंट्री के लिहाज से भी स्पेसिफिक ना हो। जितना ज़्यादा अपना वो एप्लीकेशन क्राइटेरिया बढ़ाते जाएंगे, जितनी ज़्यादा अप्लाई करते जाएंगे, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से वो अच्छी खबर आएगी। कांटों के दरमियान में कहीं ना कहीं फूल पड़ा होता है। तो पहले कांटे आ रहे हैं आपकी किस्मत में, तो लेकिन फूल भी है कहीं ना कहीं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वन इज अहमद नवाज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर काइंडली एमफिल लीडिंग टू पीएचडी के बारे में बताइएगा। मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है विद 2.8 CGPA। इलियास भाई। इस एमफिल लीडिंग टू पीएचडी का मुझे नहीं आइडिया, वैसे आपको है? मैंने ये टर्मिनोलॉजी पहले सुनी है, लेकिन इसका मुझे खास एक्सपीरियंस नहीं है। सर मतलब एक्चुअली वो एमफिल लीडिंग टू पीएचडी इस तरह होता है कि वो आपको एमफिल भी उसी के अंदर करा देते हैं और फिर पीएचडी भी उधर से स्टार्ट करा देते हैं। ये अहमद भाई, इस बारे में कोई खास एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा सर काइंडली एक और क्वेश्चन। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट टीचर हूँ डिस्ट्रिक्ट वाली में, और मेरा जो है वो 15 स्केल है। तो क्या ये वर्थ इट होगा कि जॉब क्विट करके जाना पड़े? क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो चाइना में और इंग्लैंड में, वो कहते हैं नहीं भाई नहीं छोड़नी, आप उधर ही रहें, बस इधर तो बहुत ही खप है और ये और वो। इस बारे में काफी कंफ्यूजन है कि क्या करना चाहिए। आप क्या चाहते हो? आप पहले आप बताओ। सर मतलब जिस तरह मुल्क के हालात चल रहे हैं, तो उससे तो जाहिर सी बात है टेंशन होती है कि क्या करें, लेकिन वो कहते हैं कि इधर उससे भी ज्यादा हालात। उसमें ये सीन है कि जो बेस्ट मेरे नज़दीक चीज़ है कि क्विट ना करें, स्टडी लीव ले लें। जी तो स्टडी वीज़े पे आप ट्राई करें, मीन्स के सर हाँ जी। जी जी, उसके लिए 10 साल का मतलब एक्सपीरियंस होना चाहिए, और मेरा 2 साल और 8 माह का भी है, तो 8 साल पड़े। फिर इस बारे में फिर तो ऑब्वियसली ऑप्शन, तो अगर आप डेफिनेटली बाहर आना चाहते हैं तो फिर आपको क्विट ही करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली हर इंस्टीट्यूट की एक अपनी पॉलिसी होती है कि कितनी देर बाद आप किसी स्टडी वीज़े पे या ट्रेनिंग पे आउट ऑफ कंट्री जा सकते हो। जी जी। तो दूसरा अगर ये कि जो जो लोग बाहर आते हैं, तो बाहर का मतलब है कि यहाँ पे उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, पाकिस्तान से मजदूर भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे एक ये फ़ायदा होता है कि रिवार्ड ज़्यादा मिल रहा होता है, लेकिन मेहनत उससे भी ज़्यादा करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो ये मैं तो कुछ लोगों से सुनता होता हूँ एमफिल के स्टूडेंट जो यहाँ पे, वो मुझे एक दिन लड़का बता रहा था कि मैं शिफ्ट लगा रहा था रात में, तो ब्रेड वाली कंपनी थी, ब्रेड बन रहे थे, तो वो खड़ा खड़ा मैं सो गया, तो मैं गिर गया था वहाँ पे, लेकिन मुझे उठा के ले गई। वो मतलब वो काम भी करता था, क्लासेस थे या पेपर चल रहे थे, तो मतलब ये है कि कुर्बानियाँ यहाँ पे भी देना पड़ती हैं। तो अगर कोई जी बाहर जी जाके इस जहन से गया है कि इजी माहौल होगा, तो फिर शायद परेशानी ज़्यादा हो जाएगी बाहर जाके। अगर वो जान मारने वाला है तो उसके लिए उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज भी हो जाएंगी। एग्जैक्टली ये पाकिस्तान में बैठ के ये सारी चीजें, अभी मैं खुद जर्मनी में हूँ, ये रियाज भाई भी जर्मनी करते हैं, मेरे सिटी करते हैं, सेम यूनिवर्सिटी है, बस प्रोग्राम फैकल्टी भी ऑलमोस्ट सेम है, बस डिफरेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि पता नहीं आप कोई बंदा अडोप्ट करे इस बात को, या वो कहेगा कि ये खुद बाहर चलेंगे, तब लोगों को मना कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जिन्होंने जो आपके दोस्त कह रहे हैं, मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वो ठीक कह रहे हैं। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो तो एक तो आपको होम होम सिकनेस भी फील होती है, फिर आपको अपनी लाइफ भी स्टेबल करनी पड़ती है, फिर आपको फैमिली को भी सपोर्ट करना पड़ता है। वो तो डेफिनेटली पाकिस्तान में भी है, लेकिन जी सर। यहाँ पे फिर वो टाइम ज्यादा आपको देना पड़ेगा। मीन्स के ठीक है। काफी, ये जो वो कहते हैं ना, हमारी एक कहावत है कि दूध के ढोल सुहाने। तो बज़ाहिर जी तो जी हमारे नज़दीक ऐसा ही है, बाकी हर एक की अपनी पर्सनल राय है। अगर वो कोई आना चाहता है तो डेफिनेटली प्लेटफॉर्म बहुत सारे हैं, उनको जरूर ट्राई करना चाहिए अगर वो उनका माइंडसेट है तो। जी जी। ओबियसली सर काइंडली एक और लास्ट क्वेश्चन कि डार्ड के लिए सीजीपी रिक्वायरमेंट कितनी है? ये मेरे ख्याल में भी ऐसा कोई खास स्पेसिफाई नहीं उन्होंने किया, जहाँ तक मैंने इसकी रिक्वायरमेंट चेक की। मजीद ठीक मैं उसका रिक्वायरमेंट देख के मैं ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर करूंगा, तो थ्रू आउट ठीक है। रिक्वायरमेंट वगैरह इंशाल्लाह देख। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वन हवावे भाई। हवाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन मैंने इस तरह से पूछना था कि मेरा भाई है, तो उनका इस तरह से है कि उन्होंने बीएस एग्रीकल्चर किया हुआ है रियाज सर की तरह ना, सलाम। और उन्होंने फिर एमफिल एग्रीकल्चर किया है पीबीजी के अंदर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स फैसलाबाद से ना। हम्म। वो अब उसकी रिसर्च थी कॉटन के अंदर,
तो ठीक। अब उसको जहाँ तक इंफॉर्मेशन मिली थी कि जी कॉटन का यूरोप में मतलब स्कोप नहीं है, तो ये उस वजह से उसने फिर ना एमफिल के लिए ही अप्लाई किया हुआ है। अभी उसको वहाँ से एडमिशन लेटर आया हुआ है कील यूनिवर्सिटी से। अब यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन का रिप्लाई अभी आना था, फर्स्ट डेट को वेट कर रहे हैं, अभी तक रिप्लाई नहीं आया। खैर वो आ जाएगा। तो ये पूछना ये था कि जी अगर वो वहाँ पे चला जाता है एमफिल के लिए, लेकिन वो बाद में किसी भी वजह से उसको पीएचडी में वहाँ से ऑफर कर सकते हैं प्रोफेसर वगैरह। और सेकंड मेरा क्वेश्चन ये मैं अपने बारे में पूछना था कि मैंने बीएससी और एमएससी वाला प्रोग्राम किया हुआ है, 16 ईयर एजुकेशन है। तो उस सूरत में मैं अप्लाई कर सकता हूँ जर्मनी में आने के लिए? थैंक यू। अच्छा, पहले मैं आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। तो डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एक बार यहाँ पे जर्मनी एंटर हो जाए। अभी लेटेस्ट में अभी आपको इसी साल की बात करता हूँ, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। उनका भी मास्टर ऑलरेडी पाकिस्तान में पीबीजी में हुआ है और वो इधर बॉन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। रियाज भाई भी इनको जानते हैं। तो उन्होंने अपना प्रोफेसर को अप्रोच की। मास्टर वो ऑलरेडी कर रहे थे तो मास्टर, लेकिन पाकिस्तान में उनका ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था। उन्होंने प्रोफेसर को अप्रोच की, अपना जो रिसर्च वर्क था या जो भी उन्होंने काम किया था वो उनसे डिस्कस किया। काफी देर उनकी आपस में डिस्कशन या मीटिंग चलती रही प्रोफेसर के साथ। तो अभी मेरे सुनने में आया कि उनको पीएचडी ऑफर हो गई है। प्रोफेसर ने पीएचडी ऑफर की है। अभी शायद कुछ दिन लग जाएंगे उसमें उनको कंफर्मेशन होने में, लेकिन अभी मेरे तक किले में आया था कि ऑफर हो गई है। तो डेफिनेटली चांसेस है, अगर उनका रिसर्च वर्क ठीक है तो वो अपना रिसर्च प्रपोजल या जो भी अपने डिपार्टमेंट के रेलिवेंट है उनसे अप्रोच करेंगे प्रोफेसर को, उनको अपना बताएंगे कि मेरे पास ये स्किल्स हैं। तो बहुत सारे चांसेस हैं कि पीएचडी मिल जाएगी। और जो आपकी बात है, तो डेफिनेटली आप एचईसी से इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे 16 ईयर एजुकेशन का, बीएससी प्लस एमएससी का 2+2 ईयर का, तो वो 16 ईयर एजुकेशन में हो जाएगी। तो उस पे आप डेफिनेटली जर्मनी में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, मोहम्मद अदनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जिस तरह बताया पीआईडी के बारे में बहुत अच्छे से गाइड किया है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसर्च असिस्टेंट और पीआईडी इन दोनों की ईमेल्स क्या हम प्रोफेसर्स को ही करेंगे या रिसर्च असिस्टेंट के लिए हम यूनिवर्सिटी के किसी पोर्टल पे अप्लाई करेंगे, और इनके में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, इस बारे में सर गाइड कीजिएगा। रियाज भाई, आई थिंक पीएचडी की बात तो आपकी है। जब जब पीएचडी में वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं ना, तो बाज़ दफ़ा मेंशन होता है, मतलब मोस्टली तो मेंशन ही होता है पीएचडी के लिए भी, पीएचडी रिसर्च पोजीशन या रिसर्च असिस्टेंट पीएचडी पोजीशन इस तरह से। तो वो आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट ही काउंट हो रहे होते हैं, मतलब 2-3 नाम है एक ही पोजीशन के लिए। तो बाज़ दफ़ा लेकिन डिग्री के अलावा जस्ट सिंपली भी रिसर्च पोजीशन अनाउंस होती है, मतलब उसमें डिग्री का जब वो पीएचडी वालों के लिए भी हो सकती है, उसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। पीएचडी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिनकी कंप्लीट है, एमफिल वाले भी, लेकिन उसमें डिग्री एट द एंड वो इशू नहीं करेंगे आपको, रिसर्च एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जस्ट इशू होता है। लेकिन मोस्टली पीएचडी के लिए वो साथ में मेंशन होता है पीएचडी पोजीशन एज अ रिसर्च असिस्टेंट या रिसर्च साइंटिस्ट, इस तरह से करके। तो वो दोनों, अगर आप मतलब आप पीएचडी में इंटरेस्टेड हैं और तो फिर आप पीएचडी वाले को प्रेफर करेंगे। अगर आपको जस्ट यही है कि एक्सपीरियंस ही लेना है या जॉब के तौर पे ही देख रहे हैं उसको, तो भी उसको अगर लेकिन सिंगली मैंने अभी तक देखा नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि सिंपली रिसर्च असिस्टेंट की पोजीशन भी अनाउंस होती है। हमारी जैसे कि लैब आजकल उसमें स्टूडेंट रिसर्च पोजीशन अनाउंस होती हैं, लेकिन वो शॉर्ट पोजीशन होती हैं, 2-3 महीनों की, इस तरह से थोड़े टाइम की। लेकिन वो मोस्टली उनको प्रेफर करते हैं जो जर्मनी में ऑलरेडी मौजूद हैं और कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं या एमफिल के हैं, थीसिस जमा करवा लिया हुआ है, या उनकी कोई दरमियान में गैप लेके वो करना चाह रहे हैं, लेकिन वो शॉर्ट ड्यूरेशन की होती हैं। और पीएचडी वालों के लिए फुल फ्लैज हो भी सकती हैं, लेकिन मैंने अभी तक ऐड देखी नहीं, लेकिन मैंने सुना था कि ये होती हैं ऐसा भी। तो नेक्स्ट वन फौजी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है और मेरी 3.8 सीजीपीए है, और मैं अब मास्टर्स के लिए अप्लाई करना चाहती हूँ जर्मनी में। तो स्कॉलरशिप्स जर्मनी में मुझे मिलते नहीं है, मैंने सर्च किया है, और सेल्फ वाला ही नज़र आ रहा होता है कि ब्लॉक अकाउंट मनी शो करवा के आप एडमिशन ले सकते हैं, और आजकल ओपन भी है विंटर सेमेस्टर के लिए। तो आपका टारगेट क्या है? आप स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं या मीन्स कि आप मास्टर करना चाहते हैं जर्मनी से, चाहे सेल्फ हो या स्कॉलरशिप? अगर स्कॉलरशिप मिल जाए तो वो बेस्ट है, लेकिन सेकंड ऑप्शन फिर सेल्फ वाली है। लेकिन उसमें भी जैसे अभी आपने बताया कि मेहनत खुद भी करनी पड़ती है और बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी फॉरेन कंट्री में रहना। ऑफ कोर्स घर का आराम तो कहीं पर भी नहीं होता।
लेकिन जब ब्लॉक अकाउंट वाली मनी वापस हमें रिटर्न होगी हर मंथ, तो क्या तब भी उसमें मुश्किल होता है? अच्छा, जो स्कॉलरशिप वाली बात है उसमें तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मनी में सिर्फ डार्ट का स्कॉलरशिप है जो मास्टर के लिए है और पीएचडी के लिए ऑफर होता है, जो स्पेसिफाइड जर्मनी के लिए है। के लिए भी रिक्वायरमेंट भी है कि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 6.5 ब्रांड मिनिमम हो और 2 इयर्स का एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप एलिजिबल हैं, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। और उसमें भी आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम अप्लाई कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आगे थोड़ा लंबा लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, वो आप पे ओके। डिपेंड करता है। और जो सेकंड बात करते हैं सेल्फ की तो डेफिनेटली ब्लॉक अमाउंट तो आपको रिटर्न हो जाता है, और इस दौरान आप जो है पार्ट टाइम जॉब करके भी अपने एक्सपेंसेस जो उठा लेते हैं, और साथ साथ जो है आपका जो ब्लॉक अमाउंट है वो सेविंग में चला जाता है। डेफिनेटली स्ट्रगल तो है, अब वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ ब्लॉक अमाउंट सेव नहीं करना चाहते और आप चाहते हो कि मैं से रहना चाहती हूँ 1 साल कम अज कम, तो फिर वो कोई इतनी मुश्किल नहीं है, तो आप उसी के बेस पे इजी सर्वाइव कर जाओगे। लेकिन जब आप नेक्स्ट ईयर वीजा एक्सटेंड करवाएंगे तो आपने कुछ फंड्स उनको शो करवाने होते हैं, लेकिन वो ब्लॉक अमाउंट नहीं होता। उसमें कुछ फंड्स होते हैं, 2,000 3,000 4,000 यूरो जितने भी होंगे, इतने मिनिमम। साथ में आपने कुछ जॉब का एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो पार्ट टाइम आप करते हो वो शो करवाते हो, तो फिर आपका वीजा एक्सटेंड हो जाता है। मीन्स ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस प्रोसेस को किस तरह आगे लेके चलते ओके, यानी नेक्स्ट ईयर के लिए या तो हम नेक्स्ट ईयर के लिए सेकेंड ईयर के लिए हमें दोबारा ब्लॉक अकाउंट मनी शो नहीं करवानी होती? हैं। नहीं, वो प्रॉपर वो 11,000 नहीं डिपॉजिट करवानी होती। अगर आपके पास 3,000 तक सेविंग हो चुकी है कुछ पार्ट टाइम जॉब करके, और ऑलरेडी आप किसी भी लेट्स सपोज KFC मैकडोनल्ड पे पार्ट टाइम कर रहे हो, किचन में काम, या किसी भी जगह पे, तो आप उसका उसका भी कॉन्ट्रैक्ट शो करवा सकते हैं कि जी मेरे पास इतनी सेविंग तो है अकाउंट में, और मैं साथ साथ ये जॉब कर रही हूँ, तो उसके बेस पे भी आपका जो नेक्स्ट ईयर का जो वीजा वो एक्सटेंड हो जाएगा, उसमें कोई मसला नहीं। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि क्योंकि मेरी डिग्री साइंस से रिलेटेड है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स मैंने किया हुआ है, और इसमें स्किल्स ज़्यादा मैटर करती हैं, तो क्या इससे रिलेटेड कोई मुझे अपने डिपार्टमेंट में या फैकल्टी में जॉब मिल सकती है, स्टूडेंट जॉब भी? डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट असिस्टेंट के तौर पे जॉब करते हैं यहाँ पे अपने डिपार्टमेंट है। अगर आपके पास डेफिनेटली स्किल है और आप ग्रिप भी ठीक ठाक है, जो भी मुझे नहीं आइडिया कि क्या स्किल्स चाहिए होती है, पर आप वो चीज़ आपके पास है और ग्रिप है, तो आप परफॉर्म कर सकते हो, और आपको स्टूडेंट में ही डिपार्टमेंट में ही स्टूडेंट जॉब मिल जाती है। ओके, थैंक यू बल्कि सो ये मच। ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई स्टूडेंट असिस्टेंट जॉब करें, क्योंकि ये आपके एक्सपीरियंस में काउंट होंगी सारी, और एट द एंड जॉब सर्चिंग में आपको बड़ी आसानी होगी। और डाटा साइंस का यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा स्कोप है। बहुत और ज़्यादा। मतलब मैं सुन रहा था कुछ इंडियन स्टूडेंट, मतलब कोई बता रहा था कि इंडियन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे जो साइड जॉब पे इतना प्रेफर नहीं करते। वो कहते हैं थोड़े कमा लेंगे, लेकिन अपने फील्ड के रेलेवेंट कोई भी इंटर्नशिप टाइप की जहाँ पे पे कम हो रहा होता है लेकिन उनका एक्सपीरियंस गेन हो रहा होता है। तो जैसे ही वो डिग्री कंप्लीट होती है तो उनको कोई ना कोई अच्छी जॉब ऑफर हो जाती है। और बायोइन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस इस तरह के काम है कि मोस्टली या तो फुल टाइम वर्क फ्रॉम होम होता है या पार्शली वर्क फ्रॉम होम, तो वो बड़ी आसान जॉब होती है, बड़ा मजे वाली। इवन अगर आप परफॉर्म करें तो बाज़ का आपके प्रोफेसर आपको PhD भी ऑफर कर देते हैं अगर आपने काम बिल्कुल अच्छा किया। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ओके, और एक फ्रीलांसिंग लास्ट तो फिर क्वेश्चन ये है जिंदाबाद। जी जी। कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में मैंने BS किया हुआ है, लेकिन अगर मैं मास्टर्स में उसको डेटा साइंस में कन्वर्ट कर दूं, मतलब अपनी फील्ड चेंज कर दूं, तो उसमें हमें प्रॉब्लम तो नहीं होती? उसमें आपने आप देखना जिस प्रोग्राम में आप जा रहे हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट में अगर उन्होंने कोई स्पेसिफिक लिखे हुए हैं क्रेडिट्स के, आपने इस प्रोग्राम में डिग्री प्लस सपोज आपने जो भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की है, अब मुझे कोर्सेज का आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप उन्होंने स्पेसिफाई किया कि आपने डाटा साइंस में जाना है तो ये क्रेडिट्स इस कोर्स में इतने क्रेडिट्स आपने पढ़े हो, और आप उस रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आप उसमें जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं था। रिक्वायरमेंट्स आपने देखी। ओके, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट वन, हाईवे। बोले आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही है। नेक्स्ट टाइम से ओके, तैयबा। तैयबा प्लीज अनम्यूट। ये अनम्यूट नहीं किया आपने। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ना मेरी जो फील्ड है ना वो मैनेजमेंट मार्केटिंग है।
और सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या मैं एमएससी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो मैं एमएससी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? क्या मेरी फील्ड भी स्कॉलरशिप में आ रही है? ये आपको ऑब्वियसली प्रोग्राम में देखना पड़ेगा कि डेफिनेटली ये मार्केटिंग जी पर जी, जो भी कौन सी फील्ड बताइए, मार्केटिंग है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जी। मैनेजमेंट के रेलिवेंट तो मेरे ख्याल में काफ़ी प्रोग्राम शायद आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये आपको फिर हाँ उनकी जी रिक्रूटमेंट वगैरह देखनी पड़ेगी। जी। तो ये सर जो हमारा स्टडी के दौरान गैप होता है, मेरी ग्रेजुएशन के बाद एमएससी मैंने की थी लेकिन उसमें भी गैप है। तो सर क्या उस गैप को, मैंने ना वैसे बैंक में जॉब की थी, इंटर्नशिप के बाद मेरी जॉब हो गई थी, तो क्या मैं अपनी मतलब कोई लेटर वगैरह बनवा के अपना जॉब क्यों शो करूँ कि मैंने उसमें जो है ना वो जॉब की है? एग्जैक्टली आपने वो अपना एक्सपीरियंस शो करवाना, जो चाहे 1 साल का है, जी 2 साल का है, तो आपने वो शो करवाना कि आपने इस फील्ड में या क्या काम किया, तो फिर वो पोजीशन होता है। जी जी। सर आप इसका जो स्कॉलरशिप का लिंक है वो व्हाट्सएप कर देंगे ताकि उसमें जाके मैं अपना फील्ड भी चेक कर सकूँ और अप्लाई हो सके? आई थिंक आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया। व्हाट्सएप ग्रुप मैंने सर अभी ज्वाइन किया है थोड़ी देर पहले ना। सो डोंट वरी, उसमें हम वक्तन फवक्तन जो है ना वो ग्रुप ओपन करेंगे, कोई भी क्वेरीज होगी तो उसमें पीएचडी के हवाले से रियाज भाई गाइड करेंगे। और जो दूसरा मास्टर्स के लिए वो इंशाल्लाह मैं उसमें जितनी भी मेरे पास इल्म है वो गाइड जी करेंगे। जी तो जी। स्कॉलरशिप होगा तो वो सर भी हम शेयर हाँ करेंगे। जी जी। सर उसमें आप अगेन लिंक सेंड कर देंगे ताकि मैं उस पर अपना चेक कर सकूँ और अप्लाई कर सकूँ? आई थिंक अगर आप चैट को जरा एक्सप्लोर करें तो शायद मिल जाएगा, अदरवाइज थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा अब ये शेयर करना। अब जी देखिए, अगर आपको मिल जाता है तो आप करें, अदरवाइज जो जी है ना फिर बताइएगा, टेक्स्ट में चैट में बता दीजिए। जी जी। सर मैंने ना चेक किया है लेकिन उसमें नहीं है, तो लेकिन फिर भी मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ। आप चैट को एक्सप्लोर करें, वो ओके। ऊपर ऊपर पड़े होंगे। जी जी सर, ओके सर। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके। हमजा ने सेंड किया, तो हमजा के जहाँ पे वो उसने लिंक शेयर किया होगा व्हाट्सएप का, वो ज्वाइन कर जी ठीक। लें। ओके। थैंक यू सर। ओके, वंस अगेन पोज या यस। सर सॉरी अगेन, मेरा यही क्वेश्चन था कि मैंने लेट ज्वाइन किया था मीटिंग, तो जो व्हाट्सएप ग्रुप और स्कॉलरशिप की आप बात कर रहे हैं वो रिपीट कर दीजिए। वैसे तो इसकी रिकॉर्डिंग भी लिंक ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, तो लेकिन ये है कि आप क्या चीज़ पूछना चाह रहे हैं, स्कॉलरशिप मास्टर्स की पीएचडी की? मास्टर्स। मास्टर्स के लिए बेसिकली जर्मनी में, स्पेसिफिकली जर्मनी की बात की जाए तो प्लेटफॉर्म है वो है दार का। उसमें जी भी ये जो मेन रिक्वायरमेंट जहाँ पे स्टूडेंट को इशू आता है वो है कि आपके पास मिनिमम 6.5 बैंड हो, और मिनिमम 2 साल का जो है वो एक्सपीरियंस हो, तो फिर आप एलिजिबल होते हो, और वो भी आप मैक्सिमम 3 प्रोग्राम में कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। और अगर वैसे ओवरऑल बात की जाए तो फिर उसमें डिफरेंट और भी मुख्तलिफ कंट्रीज की आ जाती है, तो वो भी इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे इसी ग्रुप में, अगर जस्ट पहले पोल क्रिएट किया कर दिया जाएगा कि अगर स्पेसिफिकली जर्मनी की स्कॉलरशिप इस ग्रुप में डिस्कस करनी है या ओवरऑल भी करनी है, तो फिर उस हिसाब से आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके सर, थैंक यू। ओके। ओके उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, जस्ट जर्मनी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे सर, इटली के बारे में सर कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं आप? सर नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली जर्मनी के बारे में है, या अगर ओवरऑल स्कॉलरशिप होंगी तो शायद, लेकिन वो भी ग्रुप मेंबर से डिस्कस करने के बाद ही शेयर की जाएंगी, लेकिन जर्मनी के रेलिवेंट तो स्पेसिफिकली डिस्कस किया जाएगा। ओके सर। अच्छा सर, जर्मनी में जस्ट मास्टर्स के लिए जस्ट मींस के दाद का ही प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा मींस के स्कॉलरशिप के लिए कुछ भी अवेलेबल नहीं है? नहीं, उसके अलावा कोई ऑप्शन तकरीबन नहीं है, ना ही समझे। ओके सर, ठीक होगा सर, थैंक यू। मायदा, वन सेकंड। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछना था कि मैंने आइल्स किया हुआ है और जैसे मैंने एमफिल भी किया हुआ है, तो क्या मैं दोबारा से अपने आइल्स 6.5 बैंड्स के बेस पे मास्टर्स में अगेन एडमिशन ले सकती हूँ जर्मनी में? स्कॉलरशिप पे या सेल्फ पे भी अफोर्ड कर सकते हैं पहले? स्कॉलरशिप पे। स्कॉलरशिप पे तो फिर डेफिनेटली आपको 6.5 चाहिए, जो डाल के सर स्कॉलरशिप। मेरे पास है 6.5 बैंड्स है मेरे, मैंने रिसेंटली आइल्स किया है, हाँ तो फिर कोई 6.5 ही है। फिर इशू कोई नहीं है, मास, अगर मा, मास्टर मैंने किया हुआ है, क्या अगेन मास्टर में एडमिशन ले सकती हूँ? डेफिनेटली ले सकते हैं। सेल्फ पे तो नॉर्मली मिल जाता है, उसमें कोई इशू नहीं था, लेकिन स्कॉलरशिप पे भी ट्राई किया जा सकता है अगर आपने ऑलरेडी मास्टर किया हुआ
ठीक हो गया। और ये दाद की जो आप कह रही हैं, इसके कोई स्पेसिफिक लिंक होता है, या फिर ये स्कॉलरशिप का, ये नेम स्कॉलरशिप का है और ये अनाउंस करते हैं वो पोजीशन? इंशाल्लाह ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। चलिए ठीक हो गया। नेक्स्ट वन अतीक। अतीक क्या बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आपने 2 ईयर एक्सपीरियंस का कहा है, तो अभी हमारा 7th सेमेस्टर स्टार्ट होना है, तो ये तो फिर गैप आ जाएगा, मतलब तब तक हम फिर एमफिल करें? मैं बीएस का स्टूडेंट हूँ। नहीं, मैं फिर आप करेंगे, उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा आपसे। गैप गैप का मतलब ही ये होता है कि आपने कोई ना कोई काम किया हो। अगर आपने कोई काम ही नहीं किया होता तो वो फिर वो गैप ही कंसीडर होता है, तो अगर आपने काम किया तो वो फिर वो आपका एक्सपीरियंस कंसीडर होगा। सर मैं बीएस बॉटनी का स्टूडेंट हूँ वैसे, जी। तो 7वां सेमेस्टर अभी हमारा स्टार्ट होना है, तो हमारा इसमें क्या एक्सपीरियंस होगा, ये तो लैब आपको वगैरह का, ये तो, इंटर्नशिप? तो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी का जो स्कोप है या फ्यूचर किस सेंस में है। कोई लैब वर्क है तो लैब वर्क में डेफिनेटली जाएं, या जिसमें भी आगे कुछ में आप जा सकते हैं। उसमें सर है मेरी इंटर्नशिप ना 3 मंथ्स की। 3 मंथ, मिनिमम 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आप डेफिनेटली में रखें। स्कॉलरशिप पे टारगेट करना है। डार्ट की ओके वैसे अगर आप शायद फ्रेश भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन डार्ट की बात की जाए तो ओके, थैंक यू। फिर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक तो इन्फॉर्मेशन लेनी थी। एक्चुअली मुझे जर्मनी का वीज़ा चाहिए। मेरा रिसर्च बैकग्राउंड जो है वो बायो साइंसेस का ही है। मैंने वेस्ट माइक्रोबायोलॉजी की हुई है फ्रॉम एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। उसके बाद मैंने एमएस माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी किया हुआ है फ्रॉम कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस। ओके। अब मुझे ये है कि जो मेरा रिसर्च वर्क था वो इंटरडिसिप्लिनरी था। जो रियाज तबस्सुम है वो इसको रिलेट कर सकेंगे कि वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया जो थे, हमने उसको एज अ बायो फर्टिलाइजर यूज किया था। वो नैनो बायोटेक्नोलॉजी के दरमियान में कहीं पे लाई करता है। अब मैं इंटरेस्टेड एक तो इसलिए हूँ कि मुझे डॉक्टर कैंडिडेट जो है वो अगर मिल जाएगा तो मेरी एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो ग्रूम होती जाएंगी। लेकिन मेरे जो फियांसे हैं वो जर्मनी में रहते हैं, तो मुझे फैमिली रियूनियन वीजे के लिए बहुत वेट करना पड़ेगा। तो अगर लेट सपोज मेरी कमिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर मेरी अगर शादी होती है तो मुझे 1-1.5 साल और इंतजार करना है। तो मैं इंडिपेंडेंटली जाना चाह रही हूँ, तो उसके लिए मुझे ये चीज़ पूछनी है कि जैसे आप शॉर्ट पोजीशंस का बता रहे हैं, स्टूडेंट रिसर्च पोजीशन है या इंटर्नशिप्स हैं, या मैं कैसे फिल्टर आउट करूँ कि कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ, या कोई असिस्टेंट की कोई गाइड हो जो मतलब मुझे फेवर दे कि आप यहाँ 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 इस तरीके से अप्लाई कर सकती हैं, सीवी में क्या ऐड करूँ, कवर लेटर में क्या चीज़ लिखूँ, और ईमेल का पैटर्न क्या होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक दो जगह पढ़ा था कि वो जर्मनी में कहते हैं कि वो नॉन फॉर्मल ईमेल्स को ज्यादा लाइक करते हैं, गुड डे टाइप, हेलो और इस तरह से जो ईमेल्स होती हैं। तो मुझे उस लिए गाइडेंस चाहिए थी। और मुझे एक पर्सनली रिक्वेस्ट भी करनी थी कि अगर जो है वो जो ओपन पोजीशन जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बॉन में या कोई नियर बाय जैसे RWTH आखन यूनिवर्सिटी है, अगर कोई ओपन पोजीशन हो तो आप वो ग्रुप में शेयर कर दें। अब मैं यहाँ तो मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ, मैं पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकती हूँ, मैं रिसर्च इंटर्नशिप जैसे विंटर इंटर्नशिप प्रोग्राम हो उसके लिए अप्लाई करना चाहूँ, तो उस चीज़ के लिए मुझे गाइडेंस चाहिए होगी ताकि मेरा जो है वो फैमिली रियूनियन वीजे से पहले ही मैं जर्मनी में जो हूँ वो ज्वाइन कर सकूँ। और फिर वो ये है कि आप मैरिज रजिस्टर करवाएंगे तो वो आपका वीजा ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। तो रियाज भाई मैं एक पॉइंट करूँ फिर आप। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप जर्मनी में इंटर्न होना चाहते हैं, मीन्स के विदाउट इस चीज़ के कि आप मास्टर में जा रही हैं या पीएचडी में जा रही हैं या रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर जा रही हैं? अभी बताएं आप। हाँ सर, पहले तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि मैं एज अ पीएचडी स्टूडेंट चली जाऊँ। सेकंड ऑप्शन में ये है कि मैं एज अ सेकंड डिग्री मास्टर की ले लूँ, बायोटेक्नोलॉजी की या बायोकेमिस्ट्री की या माइक्रोबायोलॉजी की, फूड माइक्रोबायोलॉजी, किसी की भी मास्टर डिग्री जो बायो साइंस से रिलेटेड हो, ताकि मेरी सीवी में एक XYZ चीज ना आ जाए
और अगर इसके अलावा मुझे कोई इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिल जाए या कोई आप जॉब वगैरह रेफर कर सकते हूँ, अगर मैं आपसे सीवी शेयर करूँ, क्योंकि इंटर तो मैंने इंशाल्लाह होना ही है। ओके अगर वो भी प्रोसेस जो है वो जल्दी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मैं वहाँ बैठ के भी डॉक्टर प्रोग्राम में फिर अप्लाई कर सकती हूँ। डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट मेरी अटेस्टेड है, वो प्रोसेस मैंने कर लिया है। एमएस पीएस की दोनों की डिग्रीज एंड ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो अटेस्टेड है। तो रियाज भाई आप पीएचडी पे ज़रा रोशनी डालें कैसे। पहले तो जो मेरे ख्याल में जो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये हो सकता है, मतलब अगर आपके फियांसी यहाँ पे वर्किंग है या आपके लिए वो ब्लॉक अमाउंट अरेंज कर सकते हैं, मतलब मेरे ख्याल में ये सबसे शायद फास्ट प्रोसेस ये होगा स्टडी के लिहाज से कि आप एमफिल के लिए आते हैं और ब्लॉक अमाउंट आपकी वो ज़ाया तो होनी नहीं, वो आपको मिल नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप जल्दी जर्मनी एंटर हो सकते हैं इस सेंस में। फिर यहाँ पे आके मेरे ख्याल में पीएचडी ढूंढना इस तरह से आसान है कि आप जितनी देर ढूंढने में लगा रहे हैं ना, साथ साथ आप में कोई स्टूडेंट पोजीशन, कोई स्टूडेंट इंटर्नशिप, कोई असिस्टेंटशिप इस तरह से इजीली मिल जाती है आपको, तो वो आपका एक्सपीरियंस साथ साथ वो भी अगर आपको कुछ साल लगता है भी नहीं, लेकिन साल की बेस पे आपको कोई अच्छी पोजीशन मिल सकती है। दूसरा मेरे ख्याल आजकल एक वो फैंसी वीज़ा भी शायद कैटेगरी भी है कोई इस तरह से। मैंने अभी रिसेंट यूट्यूब पे देखे थे, बहुत से व्लॉगर्स हैं, उन्होंने चांस काटे वीजा वगैरह जो दिए थे, उसमें सिर्फ मुझे एक लैंग्वेज का इशू है, जर्मन लैंग्वेज डिप्लोमा मेरे पास नहीं है। वो A1 शायद अभी जो रिक्वायर्ड अमल होता है, अभी लेकिन ऑफर, उसके उसका अल्टरनेटिव आपके पास B2 आइल्स चाहिए, दोनों में से एक हो तो चल जाएगा काम। अभी मैंने जैसे अभी नमल यूनिवर्सिटी ने ऑफर किया है ना, लेकिन वो शॉर्ट समर कोर्स है, वो डिप्लोमा नहीं है, वो 5 वीक है। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो आप लैंग्वेज की बात कर रहे हैं ना, तो उन्होंने आपने शायद गौर नहीं किया उसमें, यहाँ तो लैंग्वेज A1 चाहिए, तो अदरवाइज आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है वो आई थिंक B2 चाहिए। दोनों में से कोई भी एक हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते मेरे पास हैं। आइल्स नहीं है अभी, करंटली मेरे पास आइल्स अवेलेबल नहीं है, यूनिवर्सिटी प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है बस। दोनों में से आपको एक लेना पड़ेगा, चाहे आप लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज का A1 ले लें या आइल्स कर लें। वो मैंने जर्मन लैंग्वेज के लिए तो मैंने बैकअप पे नमल में अभी अप्लाई कर दिया है शॉर्ट कोर्स में ना, वो उसके बाद तो मैं एग्जाम दे सकती हूँ। लेकिन फिलहाल मुझे ये है कि मैं इन द प्रोसेस आ जाऊँ, ताकि मैं ईमेल्स वगैरह ड्राफ्ट करना सीख लूँ कि मैं किस तरीके से प्रोफेसर को लिंक कर सकती हूँ। बिकॉज मेरा काम जो है वो माइक्रोबायोलॉजी का है, प्लांट साइंसेस का भी है, बायोटेक्नोलॉजी का भी है, नैनो बायोटेक्नोलॉजी का भी है, एग्रीकल्चर साइंसेस से भी लिंक्ड है, तो मैं बहुत ज्यादा पोजीशंस पे अप्लाई कर सकती हूँ। ओके, तो मेन चीज़ जो इसमें भी आप चाहते हैं कि जितनी जल्दी जर्मनी में इंटर होना है, तो उसमें सबसे बेस्ट ये है आप विदाउट आइल्स जर्मनी में एडमिशन के लिए अप्लाई करें मास्टर्स के लिए। इसमें ये सीन है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको ऐसी मिल जाएंगी जो विदाउट आइल्स आपको एडमिशन देती हैं, और उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, क्योंकि अभी तो वेटर इनटेक की तकरीबन डेडलाइन करीब आ चुकी है, 15 जुलाई मैक्सिमम होगी इस साल की। लेकिन ये कि एग्जैक्टली। अगस्त से ऑनवर्ड समर की दोबारा ओपन हो रही हैं। आप अभी जिनकी अपॉइंटमेंट सॉरी एडमिशन अभी जिनकी ओपन है उनमें आप ट्राई कर लें, अगर आपको मिलता है तो भाई समर में आप ट्राई करें, तो विदाउट आर्ट्स भी आपको काफ़ी ऑप्शन मिल जाएंगे। सर कोई है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट वगैरह बना हो जिसमें यूनिवर्सिटीज का लिखा हुआ हो कि ये यूनिवर्सिटीज है, यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट हो? क्योंकि अगर आप जैसे मैंने अभी RWTH यूनिवर्सिटी आखन की है, मैंने उसको सर्च किया था, तो उनका जो स्कूल है वो बिल्कुल अलग है। तो बहुत से माइक्रोबायोलॉजी डिपार्ट बेसिकली जो माइक्रोबायोलॉजी या इस तरह की जो प्योर साइंसेज की फील्ड है, इसमें तो ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज आपको प्रोग्राम ऑफर करती है, जहाँ तक मेरा एस्टिमेट है, अगर मैं गलत नहीं। मीन्स के कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें जो इंटर फील्ड होती है उसकी वजह से कुछ लिमिटेशन आ जाती है, लेकिन जो प्योर साइंसेज हैं, माइक्रोबायोलॉजी होगी या बॉटनी, zoology, केमिस्ट्री, इस तरह की फिजिक्स, मैथ, इस तरह की जितनी भी हैं तकरीबन वो 98% या 99% समझे कि यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती है। तो ये जो मास्टर्स प्रोग्राम जो आप बता रहे हैं वो दिसंबर में ओपन होंगे? नहीं नहीं, जो अभी विंटर के कुछ एडमिशन अभी ओपन हैं, आप उसको सर्च आउट करें, शायद आपको कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा मिल जाएगा जिसमें विदाउट आर्ट्स भी यूनिवर्सिटीज एडमिशन ऑफर कर रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो नहीं आपको मिल रहा, तो अगस्त से ऑनवर्ड समर के ओपन हो रहे हैं, उसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटी, थोड़ी सारी तो नहीं, समर में थोड़े जो ऑप्शन कम होते हैं, लेकिन इतने भी कम नहीं होते, आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे जो भी विदाउट आर्ट्स ऑफर होते हैं, तो अगस्त से ऑनवर्ड समर के ओपन हो रहे हैं। ओके सर। और सर अगर मुझे जॉब्स के लिए कोई वेबसाइट जो है वो पता हो, आप बता दें जिसमें जॉब्स पोस्टिंग हो, जो उसमें बायो की related होती हैं, लैब्स की जॉब्स होती हैं। जो मेरा अभी तक का प्रोफेशनल तो नहीं, सॉरी, पर्सनल एक्सपीरियंस है, उसमें ये है कि जब आप यहाँ पे आप आते हो ना,
उसमें यूनिवर्सिटी, मेरे तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पे ही वो मुख्तलिफ किस्म की पार्ट टाइम जॉब, इंटर्नशिप, स्टूडेंट असिस्टेंटशिप, तो रिसर्च असिस्टेंट, कुछ इस तरह करके जो है ना वो उधर मेरे यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ही आ रही होती हैं, चाहे वो सेम यूनिवर्सिटी हो चाहे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज हो, तो वो उधर शो हो रही होती है। तो वो सबसे बेस्ट यही होता है कि वो पोर्टल पे आ जाती हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि इंडीड होती है, इंडीड ऐप आप जर्मनी के यहाँ पे जब आते हो तो यहाँ की अकाउंट डिटेल्स बनाते हो, फिर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हो, वहाँ पे आपको शो होती हैं। फिर लिंक्डइन है, लिंक्डइन सबसे बेस्ट है, इंडीड भी बेस्ट है, तो यहाँ से भी आपको काफ़ी सारे चांसेस है कि ऑप्शन मिल जाएंगे।